देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग आज स्टैटिस्टिक्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एकदम बेसिक जो चैप्टर है वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज वाला जो चैप्टर है वो बेसिकली थियोरेटिकल है, मतलब बेस स्टैटिस्टिक्स का बेस है, ठीक है। तो एकदम फ्रेश है चैप्टर भी, और मतलब स्टैटिस्टिक्स का स्टार्टिंग भी है, ठीक है। अच्छा तो जो टॉपिक है उसको लिख लो, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये देखो, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। हम ना तुम लोग को मेरा ये हैंड रिटन नोट देंगे, ठीक है। तुम लोग का काम क्या है, मैं भी समझा देंगे, तुम लोग को ये पूरा चीज लिख लेना है, ठीक है। और मुझे नेक्स्ट दिन जब मैथ्स वाले क्लास में आओगे, यानी मंडे वाले क्लास में, तो मुझे दिखाना है कहाँ तक लिखे हो, ठीक है। जहां तक हम समझाएंगे वहीं तक बस लिखना है, लेकिन मुझे सबके कॉपी में चाहिए। मुझे हम चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा मत बोलो कि नहीं लिखना हुआ, ये सब मत बोलो, ठीक है। लिख के लेके आना, हम चेक करेंगे कि तुम लोग लिखे हो कि नहीं लिखे हो। तो देखो क्या दिया हुआ है, हम पढ़ के भी बता देते हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग अगर प्रॉब्लम होता है तो पूछ लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूर लिख लेना कॉपी में। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैथ्स का ही एक ब्रांच है, ठीक है। मैथ्स का ही एक ब्रांच स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पर दो तरीके में सोचेंगे, ठीक है। एक है सिंगुलर सेंस, एक है प्लूरल सेंस, ठीक है। अच्छा पहले हम बता देते हैं अपने हिसाब से, फिर तुम लोग ये नोट्स में देख लेना, ठीक है। अब ये नोट्स कॉपी में लिखना क्यों जरूरी है, देखो ये पीडीएफ में तो तुम लोग के पास है ही, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ तो मिल ही जाता है। लेकिन बस यहाँ इतना ज्यादा है, मेरा यहाँ पर कंसाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग के पास ये रहना चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम में बस ये देख के जाने से काम हो जाएगा। तो लिखना तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम जरूर चेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से सोचेंगे, ठीक है। एक है सिंगुलर सेंस में, एक प्लूरल सेंस में। ये अभी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों को ये पूरा बाद में लिख लेना है, यहाँ ये वाला नोट जो हम शेयर करेंगे, ठीक है। अभी जो लिखवा रहे हैं वो जस्ट सुनो, और कुछ अगर लगे कि ऐसे लिखना चाहिए तो लिख सकते हो, ठीक है। प्लूरल सेंस, सिंगुलर और प्लूरल सेंस, दो सेंस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। सिंगुलर सेंस में देखो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, प्रोसेस एंड सब्जेक्ट, और प्लूरल सेंस में है एनी डेटा कलेक्शन, ठीक है। सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में अलग अलग होता है, यहाँ पर होता है एनी डेटा। प्लूरल सेंस में किसी भी डेटा को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, और सिंगुलर सेंस में प्रोसेस, और उसके साथ देखो क्या लिखा है मैंने, प्रोसेस एंड सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोसेस एंड सब्जेक्ट, ठीक है। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे स्टैटिस्टिक्स को, हम लोग अभी सिंगुलर सेंस में ही पढ़ने वाले हैं। सिंगुलर सेंस का मतलब जब स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है और ये हमें प्रोसेस बताता है। किस चीज का प्रोसेस बताता है, बेसिकली ये हमें प्रोसेस इस बात का बताता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। क्या प्रोसेस बताता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, और डेटा का एनालिसिस, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस, और दूसरा है कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन देखो, अब पहले हम तुम लोग को थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, किसी भी चीजों का डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर उसका कंक्लूजन में आना। जैसे देखो इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है ना, तो अगर तुम लोग गूगल करोगे लास्ट 7 डेज वेदर रिपोर्ट, देखो लास्ट 7 डेज वेदर रिपोर्ट इन कोलकाता, ये देखो कोलकाता का लास्ट 7 डेज का वेदर रिपोर्ट क्या है, अगर तुम लोग को ये पता करना है। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखो स्टैटिस्टिक्स आ गया। देखो कितना तेज हवा चला था, ठीक है।
क्या टेम्परेचर था, वेदर कैसा था, कभी बोल रहा है हेजी था, कभी बोल रहा है जो है आसमान में जो है बादल था, तो देखो पासिंग क्लाउडी, ऐसा सब बोल रखा है। तो ये क्या दिया है, डेटा दिया है। और अब कैसे हवा चल रहा था, ह्यूमिडिटी कितना था, देखो 79% ऐसे करके। विजिबिलिटी क्या था, बोल रहा है कि बैरोमीटर में जो है विंड का जो मतलब प्रेशर है वो भी चेक किया गया। तो जैसे ही मैंने तुम लोगों को बोला कि पास्ट 7 डेज का कोलकाता का वेदर क्या है, तो तुम लोग अगर गूगल करोगे तो तुम लोग को ये मिल जाएगा। किसी भी चीजों में तुम लोगों को अगर पूरा डिटेल्स चाहिए तो तुम लोग उसको लिख के टाइप करते हो, तो तुम लोग को जो डेटा मिल जाता है, ये देखो जो डेटा मिल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। किसी भी चीजों के बारे में जब हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में, ठीक है। अब अगर हम लोग ये डेटा जो हमें मिला इसको कलेक्ट करके अगर हम लोग एनालिसिस करके कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो उसे हम लोग सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, यानी प्रोसेस जो कि हमारा सब्जेक्ट है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पूरे इस डेटा कलेक्टेड डेटा को क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो कलेक्टेड डेटा है इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करके क्या पता चलेगा कि बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा नॉर्मली कोलकाता में होता नहीं है, लेकिन लास्ट कुछ मतलब दिनों से देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग किसी भी चीज का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो तुम लोग अगर डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, डेटा अबाउट, देखो डेटा अबाउट अगर तुम लोग लिखोगे विराट कोहली, ये देखो, देखो तो पता क्या चलेगा। देखो अगर तुम लोग लिखोगे डेटा अबाउट विराट कोहली तो ये देखो यहाँ पर देखो ये वीकी निकाल लिया मैंने, देखो यहाँ पर हमें ना डेटा मिल जाएगा। देखो ये देखो कैसे कैसे मैच का परफॉर्मेंस है, ये डेटा को प्रेजेंट किया गया है ग्राफ के थ्रू से, ठीक है। कौन कौन सा मैच खेला गया है और देखो क्या क्या रिकॉर्ड किया है, कुछ अवार्ड वगैरह मिला है तो क्या क्या मिला है, नहीं मिला है, सारी चीजों का डिटेल्स हमें मिल जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग किसी चीज के बारे में फुल डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एनी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और जब वो कलेक्टेड डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं, मतलब हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि विराट कोहली कैसे खिलाड़ी है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये देखो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि साइंटिफिक मेथड है। देखो अब देखो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है ये एक साइंटिफिक मेथड है दैट इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। हम लोग कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे और कैसे एनालाइज करेंगे, ये हो जाता है हम लोग का सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स। गुड मॉर्निंग सुन। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये देखो कहाँ चला गया, थोड़ा इधर उधर हो गया, हाँ ये देखो। अच्छा जैसे कि मैंने बोला अभी तुम लोग चाहो तो जो है वेदर का रिपोर्ट जो देख के वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, फिर एनालाइज कर सकते हो कि क्या टेम्परेचर चल रहा है, और फिर क्या कर सकते हो उसे प्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने तुम लोग को भी विराट कोहली वाला जो दिखाया था, वहां पर देखो डेटा जो प्रेजेंट किया हुआ था, ये देखो वहां पर डेटा जो प्रेजेंट किया हुआ था वो कैसे प्रेजेंट किया हुआ था, ये देखो यहाँ पर जो है हम लोग का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था। अलग अलग तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है और टेबुलर प्रेजेंटेशन भी होता है। यहाँ नहीं दिख रहा है, ये देखो ये वाला टेबुलर प्रेजेंटेशन था, हम तुम लोग को दिखाते हैं। ये देखो ये सभी हमें पढ़ना पड़ेगा। टेबुलर प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अभी तुम लोग को जो वेदर रिपोर्ट दिखाया था ना उसमें देखो टेबल के तरह प्रेजेंटेशन था। ये देखो टेबल बना के प्रेजेंटेशन किया हुआ था टेम्परेचर का। ये देखो ये टेबल बना हुआ है, देख रहे हो, रो कॉलम से टेबल बना हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर बोला है। जस्ट तुम लोग को अभी एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर मतलब हो जाता है हम लोग का साइंटिफिक मेथड है स्टैटिस्टिक्स एक, जहां पर हम लोग डेटा किसी भी बात का, किसी भी चीज का तुम लोग कलेक्ट कर सकते हो, किसी कंट्री का, ठीक है, किसी प्लेयर का, वेदर का, किसी कंपनी का, किसी कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। जैसे तुम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहते हो डेटा अबाउट रिलायंस, डेटा अबाउट टाटा, तो तुम लोग को टाटा का पूरा डेटा मिलेगा कि क्या क्या मतलब उनका क्या क्या सेक्टर में बिजनेस है, क्या नहीं है। तो बेसिकली वही सब क्या है, मतलब डेटा कलेक्शन है। तो कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, फिर अगर तुम लोग चाहो तो पर्टिकुलर किसी सेक्टर में एनालिसिस कर सकते हो कि रिलायंस के इस सेक्टर में या टाटा के इस सेक्टर में इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिटेबल
है, लॉस है, क्या है नहीं है, ठीक है, फिर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एज ए स्टूडेंट हमें ये सिंगुलर सेंस में जो है पढ़ना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स को। अब ये डेटा का यूज क्या है, बोल रहा है कि हम लोग ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यूज टू ड्रॉ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, इससे हम लोग किसी भी कलेक्टिव डेटा का कंक्लूजन ला सकते हैं। जैसे वेदर का कंक्लूजन ला सकते हैं कि वेदर काफी हॉट एंड ह्यूमिड चल रहा है, ठीक है, कि वेदर अच्छा नहीं है। नॉर्मली अगर देखो तो इतना टेम्परेचर, मतलब हर जगह का एक सिचुएशन होता है जियोग्राफिकल, उसके हिसाब से वहां पर गर्म या ठंडा पड़ता है, ठीक है। जैसे तुम लोग अगर देखोगे कि मेघालय के चेरापूंजी में सबसे ज्यादा जो है बरसात होता है, पानी होते ही जाता है। अगर वहां अचानक से पानी होना बंद हो जाए तो वो तो खराब है ना। वैसे ही हर जगह का अपना अपना सिचुएशन होता है। तो वही हम लोग कंक्लूजन ला सकते हैं कि कोई खिलाड़ी कैसे कितना अच्छा खेल रहा है, या फिर ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि वेदर कैसा है नहीं है, ठीक है। अब देखो इन्फेरेंस, इन्फेरेंसेस का मतलब क्या है, इन्फेरेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन। मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया, यूज टू ड्रॉ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मींस कंक्लूजन रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। बोल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसे एनालिसिस कर सकते हैं, फिर उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर उससे कंक्लूजन ला सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब ही होता है कंक्लूजन। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कंक्लूजन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, एविडेंसेस जो हमें मिल रहा है थ्रू डेटा, और रीजनिंग, रीजन को एनालिसिस करते हुए कि क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने अपना एक एग्जांपल लिख रखा है, मैंने तुम लोग को अलग अलग एग्जांपल दिया है। यहाँ पर विराट कोहली वाला दे दिया, ठीक है, वेदर रिपोर्ट का दे दिया, तुम लोग किसी कंपनी का प्रॉफिट लॉस देख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिया है देखो, आफ्टर अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड वी हैव अराइव्ड एट ए कंक्लूजन दैट रेनफॉल इन द लास्ट 5 years इज रिड्यूस्ड। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लो हम लोग जो है, एक सेकेंड रुको, तो कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। ये बहुत गड़बड़ हो जाता है बीच में, अगर किसी का ज्वाइन नहीं होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा देखो, तो मैंने यहाँ पर अपने तरफ से एक एग्जांपल दिया, तुम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। कि अगर हम लोग, जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया है कि लास्ट 5 years में हम लोगों ने लास्ट 5 years का रेनफॉल का डेटा कलेक्ट किया है, मान लो, ठीक है, मैंने उस बेसिस पे एग्जांपल दे रखा है। हम लोग फिर उस पे क्या किए, डेटा को कलेक्ट किए, 5 साल में कैसे बरसात हुआ था, ठीक है, फिर उस डेटा को एनालिसिस किए, कहाँ कम हुआ, कहाँ ज्यादा हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, फिर उसको प्रेजेंट किए, फिर उससे एक कंक्लूजन निकल के आया कि हाँ 5 साल में बरसात जो है वो कम ही होते गया है, ठीक है, 5 years इज रिड्यूस, ठीक है। अभी जो है पहले के जैसे पानी वानी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब प्लूरल सेंस में डेटा का मतलब क्या होता है, कोई भी तरीके का डेटा, ठीक है, वो डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का फर्क क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 इस बेसिस पे जो डेटा कलेक्ट होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। जैसे कि अभी देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पर ये देखो क्वांटिटी है 37 डिग्री, 36 डिग्री, 35 डिग्री, ये जो टेम्परेचर बता रहा है, ये जो डेटा है इसे बोलते हैं क्वांटिटी, जिसे हम लोग जो है काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अगर हम बोलेंगे कि मान लो विराट कोहली का कितना सारा अवार्ड है, ठीक है, ये देखो अवार्ड ओन, अच्छा अवार्ड ओन बाय इंडिया कर देते हैं, अवार्ड ओन बाय इंडिया इन कोई भी गेम ले लेते हैं, इन कॉमनवेल्थ गेम कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ये जो ये क्वांटिटी में जब दे दिया है 16 सिल्वर 23 ब्रोंज, ये हो गया हम लोग का क्वांटिटेटिव, ठीक है। लेकिन अगर खाली बोल दे कि सिल्वर मिला है, ठीक है, ब्रोंज मिला है, ठीक है, और यहाँ पर हमें गोल्ड मिला है, अगर सिर्फ ये नाम दे दे और क्वांटिटी ना बताए, तो ये हो जाता है क्वालिटेटिव डेटा, कि सिल्वर ब्रोंज और गोल्ड मिला है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमें नंबर भी बता देता है साथ साथ कि कितने सिल्वर मिले हैं, कितने ब्रोंज मिले
हैं, कितने गोल्ड मिले हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, जैसे कि हम लोग का ये थियोरेटिकल चैप्टर है तो हम थ्योरी अभी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया कि स्टैटिस्टिक्स को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है सिर्फ डेटा का कलेक्शन करना। ठीक है, प्लूरल का मतलब होता है डेटा का कलेक्शन करना। प्लूरल का मतलब होता है डेटा का कलेक्शन करना, और सिंगुलर का मतलब होता है उसी कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करना। ठीक है, उसी कलेक्टेड डेटा को गुड आफ्टरनून गुरु। गुड आफ्टरनून गुरु। आवाज আসছে तो? अच्छा देखो, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 61 मेडल्स, ठीक है, एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम। इसका मतलब देखो ये जो है ये हम लोग का क्वांटिटी हो गया, और बाकी हम लोग का जो है वो क्वालिटी हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैंने क्या एग्जांपल लिया है कि बेस्ड ऑन क्रिकेट मैच स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेडियम। कोई एक स्टेडियम में क्रिकेट मैच का अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ये कुछ मतलब रूल्स वूल्स नहीं है, ये एक एग्जांपल है कि मान लो किसी एक स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला जाता है और वहां पर जो स्टैटिस्टिक्स होता है जीतने का, वो देख के ये पता चल रहा है कि चेजिंग टीम विंस मोस्ट। ठीक है, बेसिकली जो टीम चेजिंग टीम होती है वही टीम उस ग्राउंड में ज्यादा मैच जीत जाती है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्लूरल सेंस में डेटा कलेक्शन का एग्जांपल। ठीक है, तो बेसिकली दोनों ही डेटा का कलेक्शन है। एक में सिर्फ डेटा कलेक्शन, यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करना, ये सिंगुलर सेंस में, और ये प्लूरल सेंस में। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये इसका इस वर्ड का ओरिजिन मतलब कहां से ये वर्ड आया, ये सब स्पेसिफिकली हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये सबसे हमारा एमसीक्यू आता है। ठीक है, इसीलिए जैसे कि देखो ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं, ये वाला जो है स्टैटिस्टिक। ठीक है, हम लोग ये वाला स्पेलिंग यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्पेलिंग है हम लोग ये वाला स्पेलिंग यूज करते हैं, लेकिन काफी सारे देश में इस बात को लेके जो है एक झगड़ा है कि ये वर्ड का ओरिजिन एक्चुअली कहां से है। तो बोला जाता है कि लैटिन वर्ड से, ये वाला लैटिन वर्ड स्टेटस से स्टैटिस्टिक्स आया है। ठीक है, ऐसा बात भी कहते हैं। कोई बोलता है इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा ম্যাম से आया আপনার है। আওয়াজটা খুব আস্তে আসছে। তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যুস হবে, বাকিদের তো আসছে। তুমি আরেকবার রিজয়েন করো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম তো ওই জন্য তুমি আওয়াজ পাচ্ছ কিনা। इसीलिए मैंने पूछा कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम पूछते रहते हैं इसीलिए। এবার দেখো আসছে। হ্যাঁ ম্যাম এবার ঠিক আছে। আমি ওই জন্য ম্যাম তুমি কিছু কি ঢুকতেই সাউন্ডস জিজ্ঞেস করি। হয়েছে? না আমি, তুমি দেখ এখানে আমি জাস্ট আজকে থিওরি করাবো, সামস কিছু করাইনি। আজকে সামস হবে না, থিওরিটিক্যালি হবে। ম্যাম তাহলে এখান একটু থেকে লেখার করো, পার্টটা এখান দেখাবে, থেকে। তাহলে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নেবো। না না, এগুলো লিখে নিতে হবে, আমি বলেছি, আমি বলে দিচ্ছি আরেকবার, লাস্টে বলে দেবো। এখন শোনো আমি বলে দেবো কি করতে হবে। আচ্ছা ম্যাম। अच्छा देखो, तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो दिया हुआ है, यहाँ पर हम बोल रहे थे कि जो ओरिजिन है वर्ड का उसको लेके जो है झगड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, लैटिन वर्ड जो है वहां से आया है जो है स्टैटस। अब तुम लोग को क्या पूछेगा, तुम लोग को एमसीक्यू में पूछेगा, जैसे मान लो कि स्टैटिस्टिक्स का लैटिन फॉर्मेशन क्या है, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, इटालियन वर्ड जो है स्टैटिस्टा से आया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से आया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक से आया है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। अच्छा सोमू का वाईफाई चला गया, ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो या कोई इश्यूज हो रहा है, बाद में फिर रिकॉर्डिंग ले लेना, और क्या कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर देखो, ये तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बता दिया। अच्छा अब देखो पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि ये स्टैटिस्टिक्स का बुक्स, ठीक है, बुक्स पब्लिश होता है ना। तो पहला बुक कब पब्लिश हुआ था, तो तुम लोगों ने चाणक्य का नाम सुना है, चाणक्य का नाम बोलो। कौन से राजा के टाइम पे थे चाणक्य, बोल हाँ सकते मैम हो? सुने हैं।
हाँ बोलो, कौन से राजा के टाइम पे थे? राजा का तो नहीं पता है, पर सुने हैं चाणक्य बहुत ज्यादा होशियार थे। हाँ वो मतलब कौन से ईरा में थे, मतलब तब कौन से राजा थे बोल सकते हो? मैम चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ चंद्रगुप्त हाँ मौर्य, हाँ और उसके बाद हाँ। अशोक के टाइम पे भी थे। ठीक है, ज्यादा दिन तो नहीं थे बट थे। तो ये देखो, उनका और एक नाम क्या था, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, वहां पर किस बात का रिकॉर्डिंग है पता है? वहां पर तो ऑन दैट मोमेंट कितने लोगों का बर्थ हुआ था, क्या कितने लोगों का डेथ हुआ था। ठीक है, 4th सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, तब ये बुक लिखा गया था। ठीक है, जहां पर बहुत सारा डिटेल्स मिलता है ऑन दैट मोमेंट भारत का क्या सिचुएशन था, जिसमें मान लो कितने लोग पैदा हुए थे, कितने लोगों का डेथ हुआ था, ऐसा रिकॉर्डिंग मिलता है। और भी बहुत सारा रिकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में भी जो है स्टैटिस्टिक्स का कल्चर बहुत पहले से ही था। ठीक है, तो ये सब भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये बात तुम लोग को याद रखना है कि चाणक्य का जो चाणक्य या कौटिल्य, तो नॉर्मली यहाँ पर कौटिल्य दिया हुआ है, तुम लोग दोनों नाम याद रख सकते हो। बुक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में हमें जो है स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड डेटा मिलता है। अब डेटा किसी भी बात का हो सकता है, लोगों का डेथ, बर्थ, ठीक है, ऑन दैट मोमेंट इकोनॉमिकल सिचुएशन, मतलब इकोनॉमिकल डेटा, सिचुएशन इन द सेंस डेटा। ठीक है, और अगर सिचुएशन होता है तो क्वालिटेटिव डेटा, और अगर काउंट कर सकते हैं तो क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, इसके अलावा जो ऐनी अकबरी है, जो कि अबू फैजल ने लिखा था, ऐनी अकबरी में जो है भारत का ऑन दैट मोमेंट एग्रीकल्चरल डिटेल्स जो है हमें मिलता है। ऐनी अकबरी तुम लोग हिस्ट्री पढ़े होगे सभी, कोई अभी याद नहीं है तो अगर नाम सुन रहे हो तो आई थिंक याद हो जाएगा। ऐनी अकबरी बोल के एक बुक है। ठीक है, जो लिखा कौन है, जिसने जो लिखा है, अबू फैजल ने। ठीक है, तो अबू फैजल ने जो है एग्रीकल्चरल डिटेल्स को यहाँ पर रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स का एक बुक हो गया, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एक बुक्स हो गया। ये तुम लोग को जो है छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि पुराने जो है हिस्टोरिकल टाइम पे भी जो है स्टैटिस्टिक्स का यूज था। ऐसा नहीं कि आज ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, बहुत पहले से ही स्टैटिस्टिक्स का यूज है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, अलग अलग देश में भी है, इसीलिए तो ये सब झगड़ा है। देखो ना, कोई बोल रहा है फ्रेंच वाले फ्रेंच वर्ड से है, कोई बोल रहा है जर्मन वर्ड से आया, कोई बोल रहा है इटालियन, कोई बोल रहा है लैटिन वर्ड से। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब देखो, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? बोल रहा है कि फर्स्ट सेंसस हुआ था इजिप्ट में 300 बीसी टू 2000 बीसी में। अब सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक है, जनगणना होता है ना कि हमारे देश में कितने लोग हैं, ठीक है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, क्या रिलीजियन है, क्या एज है, मतलब बच्चे कितने हैं, और जो है कि यूथ कितने हैं। ठीक है, और सीनियर सिटीजन कितने हैं, कितने मेल पर्सन है, कितने फीमेल, ये सब जनगणना होता है, तभी तो पता चलता है। अगर तुम लोग मान लो किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का तुम लोग डेटा निकालोगे ना, तुम लोग को वहां मिल जाएगा कि कैसे। जैसे देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर कोलकाता ही टाइप करोगे, जैसे देखो अभी हम कोलकाता में है तो कोलकाता ही लिखते हैं। ये देखो, कोलकाता का तुम लोग अगर सिर्फ कोलकाता लिखोगे और उसके विकी में जाओगे तो देखो तुम लोग को क्या क्या मिलेगा। ये देखो, हम यहाँ पर जाते हैं, देखो क्या क्या मिलेगा। कोलकाता के यहाँ पर जाने से देखो तुम लोग को यहाँ दिखेगा, कोलकाता के बारे में डिटेल्स दे देगा, क्या क्या नदी है यहाँ पर, सारी चीज दे देगा, कितने एरिया में है, क्या क्या फेमस चीज है यहाँ का। ठीक है, ये सब दे देगा। और ये देखो, जैसे ही तुम लोग यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में डिटेल्स देगा, ये देखो यहाँ पर दे रखा है, ये देखो सेंसस दिख रहा है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या क्या डेटा है, सारी चीज दे दिया है कि कितने पहले लोग थे, कितने स्क्वायर मीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने जो है लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, कितने मेल है, फीमेल है, सब देगा। तुमको देखते हैं डिटेल्स। ये देखो, जियोग्राफिकल सिचुएशन भी दे दिया है। ठीक है, कि कैसा सिचुएशन है यहाँ पर। ये देखो, क्लाइमेट दे दिया है, नॉर्मली कैसे होता है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है यहाँ का। टेम्परेचर देखो, मिनिमम मैक्सिमम सब दे दिया है। देखो मिनिमम मैक्सिमम कैसा होता है, कौन से मंथ में कैसा होता है, मार्च टू जून में हॉट एंड ह्यूमिड जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, ये देखो डेटा मिल रहा है ना। रेनफॉल, जैसे बरसात कैसा होता है यहाँ पर, तो देखो दे दिया है कि एनुअल रेनफॉल अबाउट 1850 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, ये भी देखो डेटा, ये देखो यहाँ पर कितना डेटा दिया हुआ है कि क्या टेम्परेचर, ये सब जो कलर है ना, ये सारे कलर का सिग्निफिकेंस है, ये डेटा प्रेजेंट करने का तरीका है। अब कौन सा कलर क्या बता रहा है ना, तुम लोग को नीचे टेबल में मिल जाता है, यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि कौन सा कलर हमें क्या बता रहा है। ऐसा तुम लोग न्यूज़पेपर में भी मिलेगा, तुम लोग अगर देखोगे। ये देखो,
ये देखो सारी चीज दिया हुआ है, हम तुम लोग को पॉपुलेशन वाला दिखाना चाहते थे। ये देखो पॉपुलेशन मिल गया। ये देखो सेंसस बना था 1901 में कितने लोग थे, फिर 1911, ये देखो 2011 तक का दिया हुआ है। पॉपुलेशन कम हो रहा है, ठीक है। 2011 में देखा गया यहाँ से, अभी तो 2024 चल रहा है, -1.7% हो रहा है धीरे धीरे। पहले क्या होता था, ज्यादा लोग कोलकाता आते थे, ठीक है, काम के लिए, जैसे कि बिहार से, राजस्थान से, ठीक है, पंजाब से। अभी पंजाब से तो काफी कम ही हो गया है, बिहार और राजस्थान से ही चल रहा है, वो भी कम होते जा रहा है। ये देखो -1.7% हो गया है। ये देखो पॉपुलेशन पूरा दिया हुआ है, मेल फीमेल भी देखो, लैंग्वेज भी दिया हुआ है, क्या क्या लैंग्वेज होता है, ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है। देखो लोग क्या क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोलेंगे क्योंकि बांग्ला है, हिंदी, उर्दू, ओडिया, गुजराती, पंजाबी, नेपाली एंड अदर्स लैंग्वेज चलता है। रिलीजियन भी सब दे रखा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डेटा ही है। तुम लोग को जो डेटा चाहिए तुम लोग उसे कलेक्ट करके जो है कर सकते हो। तो वही सेंसस हम बता रहे थे। तो ये देखो, ये हम लोग को क्या दिया है, सेंसस ही तो दिया है ना। सेंसस से ही पता चला कि कौन से ईयर में कितने लोग थे, ठीक है, ये सेंसस से ही पता चलता है। तो सेंसस का मतलब क्या हो गया, सेंसस का मतलब जो है, जब हम लोग जनगणना करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। कब हुआ था, 300 BC से लेके 2000 BC, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में भी है। तुम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या जो लोग पढ़ रहे हो उनको पता है, बिजनेस मैनेजमेंट में है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के केस में भी है। अब हम ये समझाते हैं, देखो स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। बोल रहा है कि अगर हम लोग टाइम सीरीज का कैलकुलेशन करते हैं, अब ये क्या होता है बताते हैं। इंडेक्स, वो इंडेक्स तुम लोग का एक चैप्टर है कि कुछ लोगों ने कर लिया है, ठीक है, कुछ लोगों का होगा तब पता चलेगा। डिमांड, इकोनोमेट्रीज, रिग्रेशन एनालिसिस एटसेट्रा, ये सब क्या है ना, प्रोसेस बताए। ये सब एक एक मेथड है। टाइम सीरीज एनालिसिस एक मेथड है। अब ये क्या मेथड होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस ऐसा एक मेथड होता है जिससे हम लोग टाइम वाइज, अब टाइम क्या हो सकता है, डे वाइज हो सकता है, ईयर वाइज हो सकता है। जैसे मान लो किसी कंपनी का ईयरली हम लोग देखना चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट का क्या सिचुएशन है। जब हम लोग ईयर वाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम लोग उसे बोलेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर मंथली कर रहे हैं तो भी टाइम सीरीज एनालिसिस होगा। देखो जैसे हम यहाँ पर तुम लोग को एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो अदानी विलमार का शेयर प्राइस देखो, ठीक है, इसका शेयर प्राइस देखो। टाइम सीरीज एनालिसिस अगर करोगे, देखो ये इतना था, फिर ये कम, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होते गया। तो ये देखो, ये एक दिन का दिया हुआ है, मैंने 1 ईयर का ले लिया। देखो 1 ईयर का डेटा यहाँ पर, यहाँ क्लिक किया 1 ईयर, यहाँ क्लिक करोगे 5 ईयर, यहाँ क्लिक करोगे 1 ईयर मिल जाएगा। मैक्सिमम कितना था, ये देखो सबसे पीक में यहाँ पर था। तो अगर हम लोग टाइम वाइज, अब टाइम कुछ भी हो सकता है, तुम लोग ईयरली ले लो, जैसा तुम लोग को डेटा का एनालिसिस करने का रिक्वायरमेंट है वैसे लेके जब तुम लोग एनालिसिस करोगे तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। तो अगेन वही डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसे जो है एनालिसिस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकली क्यों ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग ये जो डेटा है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इकोनॉमिकली ये हमें क्या बताता है। तो कंपनी जो है, हमारा देश का इकोनॉमी को तो जो है वो इफेक्ट करती है ना, सभी कंपनी करती है, कोई एक कंपनी का बात नहीं कर रहे। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या होता है पता है, इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, ठीक है। ये देखो हम दिखाते हैं इंडेक्स नंबर, ये देखो यहाँ पर देखते हैं इंडिया का इंडेक्स नंबर। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिखाते हैं, ये देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंडिया। ये देखो, ये देखो, ये देखने से समझ में आएगा, ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोग का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना चल रहा है। ये देखो मार्केट में मिल्क, ठीक है, दूध, चावल,
एग, ठीक है, चीज, जो भी बहुत सारे चीज दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी हम लोग का जैसे कि फूड आइटम होता है, ठीक है, जो है फूड आइटम में अलग अलग वेजिटेबल्स भी हो सकता है, जो है सीरियल्स वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, जैसे दाल चावल आटा, हर एक चीज का प्राइस कितना चेंज हुआ है ईयरली, ठीक है, उसका पूरा डेटा जो है हमारे पास रहता है, ठीक है। ये कैलकुलेट करता है, हर एक देश कैलकुलेट करता है। हमारे ये देखो 2023 का, ये देखो यहाँ पर, आई होप कि मिल जाएगा, देखते हैं। ये तो वेबसाइट ही बंद है इनका, दूसरा वाला देखते हैं। ये देखो हेल्थ केयर का प्राइजेस 2017 में कितना है, 24.62। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है वो इंडेक्स नंबर के चैप्टर में तुम लोग सीख सकते हो। हर एक चीज का इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब क्या, इंडिकेटर, कि पहले अगर किसी का हेल्थ का खर्चा एक घर में 100 रुपए का था तो अभी कितना हुआ है, ठीक है। ये पूरे देश के ऊपर चेक किया जाता है, तो उसके लिए जो फॉलो किया जाता है दैट इज इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे इकोनॉमिक का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा डिमांड, मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड क्या है, उसके अगेंस्ट पे सप्लाई क्या है, वो सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस भी एक जो है टेक्निक होता है, जिसके थ्रू से हम लोग जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मुझे 100 करोड़ का सेल करना है तो कितने रुपए का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि मुझे अगर सेल करना है 100 करोड़ का तो मुझे कितने का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस से। तो अगेन स्टैटिस्टिक्स के थ्रू से ही हम लोग ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे इकोनॉमी को जो है इम्पैक्ट करता है। तो ये सब स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, टाइम सीरीज एनालिसिस बोल लो, इंडेक्स बोल लो, डिमांड, इकोनोमेट्रीज और रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या एप्लीकेशन है। आफ्टर दैट देखो बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स का क्या एप्लीकेशन है। बोल रहा है कि बिजनेस डिसीजन रिलाई अपॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक। देखो बिजनेस में अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक का यूज करना पड़ता है। जैसे कि देखो आज अगर तुम लोग एक मोबाइल खरीदने जाओगे, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग पहले ये डिसाइड करोगे कि तुम लोगों को कितने का मोबाइल खरीदना है, ठीक है, मतलब प्राइस, ठीक है। फिर उसके अंदर तुम लोग को उस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स मिल रहा है वो चेक करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोग गूगल में जाके गूगल कर सकते हो, कंपैरेटिव जो है हमें डेटा मिल जाता है, ठीक है, कि ये सब मोबाइल, ये 3-4 मान लो कंपनी का मोबाइल का नाम लिख लिया और तुम लोग चाहते हो कि इसका मुझे कंपैरिजन मिले। ऐसा करके अगर तुम लोग गूगल में सर्च करते हो ना तो तुम लोगों को लाइन बाय लाइन जो है मोबाइल का डेटा मिल जाएगा, ठीक है, कि अगर मान लो तुम लोग का 15,000 के अंदर मोबाइल खरीदना है तो 15,000 के अंदर क्या क्या फीचर्स का मोबाइल मिल रहा है, तुम लोग का डिमांड क्या है, ठीक है, उसके अगेंस्ट पे तुम लोग के लिए सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा निकल के आ रहा है वो तुम लोग क्या कर सकते हो, एनालिसिस करते हो। तो एक भी चीज आजकल हम लोग खरीदने जाते हैं तो उसे एनालिसिस करके खरीदते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को क्या करना चाहता है, बिजनेस में कोई डिसीजन लेना चाहता है, जैसे कि कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, कर सकता है, ठीक है। तो वो नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है तो उसे ये पता करना पड़ेगा ना कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है, उसके लिए उसे सर्वे करना पड़ेगा। फिर वो कितने प्राइस में बिकना चाहिए, लोग क्या सोच रहे हैं, तो हर एक चीज का क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, ठीक है। तो डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग भी क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो कि मुझे 15,000 के अंदर बेस्ट मोबाइल क्या मिल सकता है, ठीक है। वैसे ही कंपनी भी जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या कुछ भी बिजनेस स्पेसिफिकली बिजनेस डिसीजन लेती है तो उसे क्या करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करके उसके बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ता है। तो वही लिखा है देखो, बिजनेस डिसीजन रिलाई अपॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक है। क्वांटिटी मतलब वही डेटा को क्वांटिटी के तौर पे हम लोग कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद ही डिसीजन लेंगे कि हमें वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैंने एक न्यू प्रोडक्ट वाला एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मतलब बेसिकली मेन बात ये हो गया कि बिजनेस का भी अलग अलग डिसीजन लेने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो
बोल रहा है कॉमर्शियल या इंडस्ट्री के केस में हमें स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्प करता है। बोल रहा है सैलरी, अगर हमें एम्प्लॉय को सैलरी देना है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, सैलरी शीट बनाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पहले कितना दे रहे थे, अब कितना दे रहे हैं, एम्प्लॉय के पीछे हमारा कितना खर्चा हो रहा है। ये पूरे चीजों को समझने के लिए हमें डेटा का पूरा जो है डेटा शीट होना चाहिए, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स हो गया। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल, हम लोग अपने बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मेटेरियल खरीद रहे हैं, कितने सस्ते में खरीद रहे हैं, पहले कितना पर किलो खरीदते थे, अभी कितना खरीद रहे हैं। ये सारे चीजों का कलेक्शन अगर हमारे पास रहता है तो हमारे लिए जो है काम करना आसान हो जाता है। तो ये भी क्या है, स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है। फिर क्या लिखा है देखो मैंने, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, वेजेस एटसेट्रा आर एनालाइज्ड एंड डिसीजन एंड पॉलिसी टेकन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पे किया गया सैलरी या फिर वेजेस, जो परचेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स बेच रहे हैं, वो सारे चीजों का जो है डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करके प्रेजेंट करके कंक्लूजन ला सकते हैं कि हम लोग जो गुड्स बेच रहे हैं वो बेचना चाहिए नहीं चाहिए, वो प्रॉफिटेबल है, वो लॉस मेकिंग है, क्या हम लोग रॉ मटेरियल कहीं महंगा तो नहीं खरीद ले रहे, क्या हम लोग लेबर को कम तो पैसा नहीं दे रहे इसीलिए लेबर हमारा काम छोड़ के चले जा रही है। ये सारी चीजों को हम लोग एनालिसिस करने का जो तरीका है डेटा कलेक्ट करके, वो सभी हम लोग का स्टैटिस्टिक्स है। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारा हर जगह पे, जैसे तुम लोग अभी देख रहे हो, तुम लोग अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हो। एक मोबाइल खरीदने जाओगे तुम लोग अभी ढूंढोगे कि कौन कौन सा फीचर्स क्या होना चाहिए, एक लैपटॉप खरीदोगे तो भी तुम लोग देखोगे क्या बेस्ट है क्या नहीं है। तो बेस्ट और किस बेसिस पे चेक करते हो, फीचर्स बेसिस पे चेक करते हो, कुछ क्वालिटेटिव बेसिस पे, कुछ क्वांटिटी बेसिस पे। जैसे कोई बोलेगा कि इतना प्राइस है, ठीक है, इतना बैटरी का जो कैपेसिटी है इतना है, तो कुछ हमें क्वांटिटी दे देगा, कुछ हमें क्वालिटी दे देगा। जैसे ये मॉडल देखने में इतना अच्छा है, अब अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा तो क्वांटिटी नहीं होता है, वो क्वालिटी होता है। कि एक फोन बहुत ही अच्छा है, मतलब उसका फीचर्स वगैरह बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, लेकिन देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम लोग सोच रहे हो थोड़ा अच्छा देखने में लगे ऐसा वाला लेंगे। अब ये अच्छा देखने में लगे, दैट इज क्वालिटेटिव, और ये सस्ता है, इतना इतना फीचर्स दे रहा है, ये हमें फैसिलिटीज मिल रहा है, अगर उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, जैसे कि बैटरी का पावर वो कैलकुलेट कर पाएंगे, चिप का कैपेसिटी वो भी हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, वो सब जो है क्वांटिटी में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डेटा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जैसे स्टैटिस्टिक्स का हम लोगों ने बहुत सारा अच्छा चीज पढ़ा कि देखो रियल लाइफ में स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑलवेज स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, जैसे कि लास्ट कुछ दिनों से वेदर खराब है, लास्ट कुछ दिनों से जो है बरसात हुआ नहीं है, ठीक है, या फिर तुम लोग अगर अपना 1 से लेके 10 तक का अपना मार्कशीट का जो है उसका भी स्टैटिस्टिक्स बना सकते हो कि तुम लोग का 1 से लेके 10 तक का एजुकेशन का परफॉर्मेंस क्या है। कोई अगर खेल कूद करते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड काम करते हो, तो वो कैलकुलेट करके देख सकते हो कि तुम लोगों ने इस टाइम पे ये गेम खेला, इसके अगेंस्ट में तुम लोग इतने बार फर्स्ट हुए, सेकंड हुए, थर्ड हुए, या कुछ नहीं भी हुए, क्या फर्क पड़ता है, कितना बार पार्टिसिपेट किए, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे तुम लोग बाहर रहते हो, जो लोग पीजी वगैरह में, उनका तो स्टैटिस्टिक्स होना ही चाहिए। जैसे तुम लोग का मंथली खर्चा, देखो तुम लोगों को हमेशा स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों को आउटर फ्लो ज्यादा होता है, किसी को पेमेंट करना है, जैसे कि मान लो पीजी का रेंट पेमेंट करना है, ये करना है, तो ये सब क्या है, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन अगर तुम लोग करते हो तो वो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स का तो हम लोगों ने बहुत अच्छा चीज देखा। स्टैटिस्टिक्स का हम लोगों का कुछ जो है लिमिटेशंस भी होता है। ठीक है, जैसे पहला लिमिटेशंस देखो क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम लोग एवरेज करना चाहें, ठीक है, 258 का एवरेज कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पर समझाते हैं, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बाद यहां से तुम लोग लिख सकते हो। देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन समझाते हैं। देखो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देखो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। अगर हम बोले कि कुछ डेटा का एवरेज करो, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एवरेज निकालो 2, 4 और 3 का, ठीक है, 3 नहीं करके इसे हम कर लेते हैं 6, 2, 4 और 6 का एवरेज निकालो। ठीक है, अब तुम लोग अगर सोचोगे मैंने तो एवरेज सिखाया नहीं, लेकिन ये तो तुम लोग को बचपन से पता है ना, 2, 4 और 6 का एवरेज कैसे निकालोगे, 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया 12/3, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज निकल गया। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि एवरेज निकालो, एवरेज ऑफ जो है, मान लो मैंने बोल दिया एवरेज ऑफ धोनी, ठीक है, विराट और
रोहित, ठीक है। तो क्या हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो नाम है, ये तो नाम है। ये क्या है? ये है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। मतलब ये क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। वैसे ये क्वालिटी तो नहीं बता रहा है, किसी का नाम बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये हम लोग का क्या हो गया, इसका हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसका हम लोग एवरेज नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसका एवरेज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेशन क्या हो गया पता है? पहला लिमिटेशन ये हो गया कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को कैलकुलेट कर सकता है, क्वालिटेटिव डेटा को कैलकुलेट नहीं कर सकता है। हाँ, जबकि क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटी में ट्रांसफर करके कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है, वो भी टेक्निक होता है, बताएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग 246 का एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन किसी का नाम दिया हुआ है या फिर ऐसे दिया हुआ है एवरेज ऑफ मान लो ए बी सी, तो भी पॉसिबल नहीं है, तो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एवरेज नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ये सब क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है क्वांटिटेटिव डेटा का कैलकुलेशन कर लेता है, बट क्वालिटेटिव डेटा का कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ये देखो, ये देखो, पहला लिमिटेशन रेलिवेंट फॉर एग्रीगेटिव डेटा एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल। अच्छा, वो भी बता देते, इंडिविजुअल वाला भी बता देते। जैसे देखो क्वालिटेटिव का तो एवरेज निकल नहीं सकता है, और भी हम ऐसे बोल रहे हैं। मान लो मैंने बोल दिया एवरेज ऑफ 9 कितना होगा, तो ये भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम मिनिमम कितना डेटा चाहिए एवरेज निकालने के लिए? मिनिमम हमें 2 डेटा चाहिए, मिनिमम तो 2 डेटा चाहिए। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम जो है कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम 500-600 डेटा का भी एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन मिनिमम 2 डेटा के बिना एवरेज नहीं निकलेगा। यानी स्टैटिस्टिक्स कहाँ फेलियर हो जाता है? स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल डेटा का जो है एवरेज नहीं निकाल सकता है। स्टैटिस्टिक्स जो है इंडिविजुअल डेटा पे काम नहीं कर सकता है, वो हमेशा मोर देन 1 डेटा यानी एग्रीगेटिव डेटा पे काम करता है। और स्टैटिस्टिक्स जो है क्वालिटेटिव डेटा पे काम नहीं कर सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करता है। मैंने यही लिखा है, ये देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, रेलिवेंट फॉर एग्रीगेटिव डेटा एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। रेलिवेंट फॉर एग्रीगेटिव डेटा एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल। इसका एग्जांपल देखो, जस्ट इसके नीचे नीचे मैंने दे भी रखा है। एवरेज देखो 5 निकल के आता है, लेकिन एवरेज ऑफ 7 बोलोगे तो नहीं होगा। यानी इसका कंक्लूजन क्या हो गया? एग्रीगेटिव डेटा, ये एग्रीगेटिव डेटा है, इससे एवरेज निकलता है, लेकिन इंडिविजुअल डेटा का एवरेज निकलना पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ भी नोट में भी दे रखा है, ठीक है, और वहां पर भी दे रखा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है फिर। क्वांटिटेटिव डेटा कैन ओनली बी यूज्ड, हाउएवर फॉर क्वालिटेटिव डेटा इट नीड्स टू बी क्वांटिटेटिव। जैसे कि मैंने अभी बोला कि विराट, धोनी, और एक मैंने क्या नाम लिखा है यहाँ पर, रोहित, ठीक है, जो भी हो, तो या फिर एबीसी, इसका हम लोग एवरेज नहीं निकाल सकते। ये कैसा डेटा है? ये है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। हाँ, जबकि क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज करके उसका एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो, ये क्वांटिटेटिव से क्वांटिटेटिव कैसे हो सकता है? क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव कैसे हो सकता है? ठीक है, जैसे देखो रेडियो में गाना आता है, ठीक है, रेडियो में जो है सॉन्ग्स आता है, ठीक है, तो सॉन्ग्स का पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग होता है ना कि इस वीक का टॉप मोस्ट 10 सॉन्ग्स, ठीक है, टॉप 10 सॉन्ग्स। तो अब ये गाना जो है वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे हुआ? गाना तो गाना है, तो ये गाना तो एक क्वालिटेटिव चीज है, ठीक है, ये तो कोई क्वांटिटेटिव चीज नहीं है। फिर भी हम लोग इसको टॉप 10 में चेंज कर दिए। कैसे कर दिए? हम लोगों ने सर्वे किया होगा, डिमांड देखा होगा लोगों का कि कैसे डिमांड है। फिर मान लो एक गाना है लाइक ए बी, ठीक है, फिर है सी डी ई एफ, ये जस्ट मैंने गाना का नाम दे दिया जी एच, ठीक है, और ऐसे करके मान लो जी एच आई जे, मैंने यहाँ पर 5 गाने का नाम दे दिया। अब इस गाने का मार्केट में कैसा पॉपुलैरिटी है उसके हिसाब से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि ये गाना टॉप मोस्ट है तो ये 1 चला जाएगा, ठीक है, ये सबसे पीछे चल रहा है तो 5 चला जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वालिटेटिव डेटा को भी क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि, लेकिन स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली क्वालिटेटिव डेटा को लेके काम नहीं कर सकता है, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करके काम कर सकता है, बट डायरेक्टली क्वालिटेटिव पे काम नहीं कर सकता है। वही चीज लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव डेटा कैन ओनली बी यूज्ड, हाउएवर फॉर क्वालिटेटिव
स्टैटिस्टिक डेटा इट नीड टू बी क्वांटिटेटिव। अगर हम लोग इसको क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोला है देखो, प्रोजेक्शन आर बेस्ड ऑन कंडीशन, एजम्पशन एंड एनी चेंज इन दैट विल चेंज प्रोजेक्शन। मतलब क्या बोल रहा है देखो, देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है फ्यूचर प्रेडिक्शन, ठीक है। देखो प्रोजेक्शन का मतलब होता है फोरकास्टिंग। जैसे हम लोग वेदर फोरकास्ट देखते हैं ना, अगर तुम लोग कोई न्यूज देखते हो तो देखना न्यूज के एंड में वेदर का फोरकास्ट बताता है कि कहां पर कौन से स्टेट में कैसा हो सकता है, यहाँ बारिश होगा यहाँ नहीं होगा, इस तरीके से बता देता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बैंक में लोन लेने जाते हैं, मान लो हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तुम लोग मान लो बिजनेस करना चाहते हो और इसके लिए तुम लोग को पैसे का जरूरत है, तुम लोग बैंक में लोन लेना चाहते हो, तो बैंक में जाने से बैंक वाला देखते ही लोन थोड़ी ना दे देगा कि हाँ ये लोन लेके जाइए, ऐसा नहीं होता है। बैंक वाला बोलेगा कि दिखाइए आपका जो मतलब प्रोजेक्ट है वो क्या है, प्रोजेक्ट यानी आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप उसका एक क्या करिए, आप उसका एक प्रोजेक्टेड, क्या बोलेगा बैंक वाला, बोलेगा प्रोजेक्टेड पीएल बना के लाइए, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आप ये दिखाइए कि आप जो बिजनेस कर रहे हो फ्यूचर में अभी तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्यूचर में आप इससे कितना कमा सकते हो, कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा नहीं होगा, आप क्या प्रोडक्ट बेचना चाहते हो या फिर आप सर्विस बेचते हो, आप काम क्या करते हो। आपको लोन दे देंगे, पता चला कल आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप चले गए, आप भाग गए, या फिर आप बोल दोगे कि मेरा तो हालत खराब है, हम तो जो है क्या बोलते हैं उसे, बैंकरप्ट हो चुके, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, हम लोन नहीं दे पाएंगे, लोन का ईएमआई नहीं भर पाएंगे, तो बैंक के लिए तो लॉस है। बैंक के लिए ये जो लॉस हो जाता है ना, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। जो लोग लोन ले लेते हैं लेकिन लोन का पैसा वापस नहीं कर पाते, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और इन तरह के लोगों को बोलते हैं, और ये बैंक के लिए काफी बड़ा लॉस होता है। इसलिए बैंक बहुत ही सोच समझ के लोन देती है, किसी भी पर्सन को ऐसे लोन नहीं दे देती है। तो अगर लोन लेने जाएंगे हम लोग न्यू बिजनेस के लिए, तो बैंक हमसे बोलेगा कि जाओ एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लाओ, वो पढ़ के देख के समझ के, अगर हमें लगा कि आपका बिजनेस आइडिया मार्केट में चलेगा तो ही हम लोग आपको लोन देंगे, अदरवाइज लोन नहीं देंगे। तो ये जो हम लोग एजम्पशन बेसिस पे बनाएंगे ना कि मेरा बिजनेस जो है पहले 3 साल 10% करके रिटर्न देगा, उसके बाद 15% करके देगा, ऐसा करके हम लोग जो भी सिचुएशन होगा उसके हिसाब से जो भी हम लोग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक उस बेसिस पे हमें लोन देगा। ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देखो मैंने क्या लिखा है, प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन कंडीशन एजम्पशन, क्योंकि हम एजम्पशन ले रहे हैं कि हम 10% प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मान लो हम बोल रहे हैं 10% प्रॉफिट कमाएंगे 5 साल, उसके बाद आफ्टर 5 ईयर, मान लो मैंने ऐसे बैलेंस शीट बनाया है या फिर ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, आफ्टर 5 ईयर्स मेरा प्रॉफिट जो है ये 12% हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एक पूरा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बैंक को दे दिया है, बैंक पढ़ के समझ के उसे ठीक लगेगा तो ही मुझे लोन देगा, ठीक है। तो ये कैसे बनाया मैंने, ये एजम्पशन पे बनाया है, कंडीशंस पे बनाया कि मुझे लगता है कि ये बिजनेस से मेरा इतना तो रिटर्न हो जाएगा। जैसे देखो अगर तुम लोग एग्जाम देते हो तो हम पूछते हैं ना कि क्या सब ठीक किए हो, क्या पास कर जाओगे, तो तुम लोग क्या करते हो, एजम्पशन बेसिस पे या अपना सिचुएशन कंडीशन देख के बोलते हो कि हाँ मुझे मतलब ऐसे बोलते हो ना कि मैंने 80 मार्क्स अटेंड किया है, तुम लोग ऐसे बोलते हो, ठीक है, 80 मार्क्स अटेंड किया है, मुझे 70 मिल जाएगा। तो ये कैसे बोल रहे हो, कंडीशंस जैसा लिखे हो और एजम्पशन बेसिस पे बोल रहे हो। अब एक्चुअली इससे कम या ज्यादा भी तो हो सकता है, और अगर तुम लोगों का जो एजम्पशन या कंडीशन था उसमें अगर किसी तरीके का चेंजेस हो जाता है तो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बिजनेस के केस में कि हम लोगों ने अपना प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाया है वो चीज कंडीशन या एजम्पशन बेसिस पे बनाया है कि हाँ 10% प्रॉफिट कमा लेंगे, अगर वो कंडीशन या एजम्पशन ही चेंज हो जाता है तो पूरा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट ही हम लोग का चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन क्या हो गया कि ये एजम्पशन बेसिस पे हम लोग डेटा कलेक्ट करके बना तो लेंगे, लेकिन अगर एजम्पशन ही बाई चांस चेंज हो गया तो हम लोग का जो है, जो हम लोगों ने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, मैंने जो एग्जांपल लिया उसके बेसिस पे, वो भी हमारा चेंज हो सकता है। जैसे मान लो तुम लोगों ने सोचा था कि तुम लोगों ने जो भी क्वेश्चन लिखा है ठीक लिखा है, बट बाद में तुम लोगों ने चेक किया कि एक गलत हो गया, मतलब तुम लोगों ने मुझे जो 70 बताया था वो तो इस बेसिस पे बताया था ना कि सारी चीज सही की है, 80 में 70 मिलेगा, लेकिन बाद में तुम लोग जब चेक कर रहे हो, चेक करके देख रहे हो नहीं तुम लोग का एक क्वेश्चन गलत और भी हो गया है, तो फिर एजम्पशन ही जब चेंज हो गया तो 70 मिलने का तो कोई चांसेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज वही हो गया। प्रोजेक्शंस जो है वो कंडीशन या एजम्पशन पे बेस करके बनता है, तो अगर कंडीशन एजम्पशन ही चेंज हो गया तो हम लोग का प्रोजेक्शन भी हो जाता है चेंज। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन आर यूज्ड। स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन यूज होता है, और इम्प्रॉपर सैम्पलिंग जो है इम्प्रॉपर रिजल्ट लाके देता है, ये भी एक लिमिटेशन है। अब सैम्पलिंग का मतलब क्या है, देखो समझाते हैं सैम्पलिंग का मतलब क्या है। सैम्पलिंग का मतलब ये होता है, देखो सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग सर्वे करते हैं किसी चीज का, सर्वे करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्वे करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो तुम लोग अगर ये सर्वे करते हो कि तुम लोगों का, देखो अब सर्वे करने से एक एक मतलब पर्टिकुलर हर लोगों पे सर्वे करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सर्वे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। मतलब हम लोग पूरे देश में एक एक लोगों के पास जाके तो पूछ नहीं सकते। जैसे मान लो अगर तुम लोग को ये सर्वे करना है कि हमारे देश में कितने फीमेल जो है वो लिटरेट है, ठीक है, अगर तुम लोग को ये सर्वे करना है कि कितने फीमेल जो है वो लिटरेट है, अब हर एक फीमेल से तो पूछना इतना पॉसिबल नहीं होगा कि तुम लोग देश के एक एक कोने में जाके पूछ लो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने एरिया में पूछ सकते हो, लेकिन वो भी सबको कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो तुम लोग पर्टिकुलर कोई लोकेशन को जो है कवर करने का सोच सकते हो कि हम लोग पर्टिकुलर किसी लोकेशन में जाएंगे और वहां पर इतने किलोमीटर के अंदर जो भी हमें मिलेंगे उनसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों ने एक सैंपल ले लिया, सैंपल, ठीक है। सबको, तुम लोग को तो वैसे बताना है कि लिटरेट कितने लोग हैं, तुम लोग चाहते हो कि पूरे देश का ही बताओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी हम लोग किसी भी बात पे सर्वे करते हैं ना, तो एक एक इंडिविजुअल पर्सन के पास जाके कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग सर्वे कैसे करते हैं, सैंपल कलेक्ट करके करते हैं, ठीक है, सैंपल कलेक्ट करके। तुम लोग को ये पता करना है कि कितने लोगों ने कोविड का वैक्सीन लिया है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सभी से पूछ सकते हो। अब क्या करोगे, सोच रहे हो कि हम लोग इस लोकेशन पे, इस रोड पे खड़े हो जाते हैं, आते जाते सभी से पूछ लेंगे और डेटा कलेक्ट करके देख लेंगे कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिया। अब मान लो तुम लोग जहां पर खड़े हो जिस रोड पे, और वहां पर आते जाते सभी को पूछ रहे हो और सब बोल रहे हैं नहीं मैंने नहीं लिया, नहीं लिया, वैसे सभी ने लिया है, ठीक है, तो बोल रहे हैं मैंने नहीं लिया। तो क्या इससे ये कंक्लूजन आ जाता है कि कोई भी वैक्सीन नहीं लिया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने जो सैंपल कलेक्ट किया वो अगर इम्प्रॉपर है तो हमें इम्प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो सैंपल कलेक्ट किया है वो अगर इम्प्रॉपर है, मान लो हम लोगों ने कम से कम 100 लोगों से पूछा और 100 लोगों में जो है 90 लोगों ने बोला कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि देश के 90% लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो सर्वे किया ना, जिन लोगों पे किया, बाई चांस वो सैंपलिंग में जो लोग आए मैक्सिमम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने नहीं लिया, या फिर मान लो मैक्सिमम फीमेल बोल रहे हैं कि नहीं मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि देश इलिटरेट है, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने जो सैंपलिंग लिया है उसके बेसिस पे आंसर होता है, क्योंकि डेटा जो है ह्यूज अमाउंट पे कलेक्ट करना उतना आसान नहीं होता है। हम लोग सैंपलिंग बेस्ड डेटा कलेक्ट करते हैं, और अगर हम लोग का सैंपलिंग इम्प्रॉपर हो जाता है बाई चांस, ठीक है, तो हम लोगों को इम्प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है। ये स्टैटिस्टिक्स का एक नेगेटिव पॉइंट है, ये मतलब 4 नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सैंपलिंग यूज ही नहीं करेंगे स्टैटिस्टिक्स को करते वक्त, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सैंपलिंग का यूज ही नहीं करेंगे स्टैटिस्टिक्स को करते वक्त, ऑब्वियसली यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन ये एक लिमिटेशन है बोल रहा है। और देखो क्या हम लोग प्रोजेक्शन नहीं करेंगे, बिल्कुल। तुम लोग कभी भी बड़े होके अगर बिजनेस करते हो या फिर बैंक में किसी भी रीजन से लोन लेने जाते हो, तो मान लो स्पेशली बिजनेस का बात, तो फिर तुम लोग को एक प्रोजेक्टेड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना ही पड़ेगा, तो ही बैंक लोन देगा, ठीक है। ये एक लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव डेटा पे ये काम कर सकता है स्टैटिस्टिक्स, बट क्वालिटेटिव पे डायरेक्टली काम नहीं कर सकता है। क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव बनाओगे तो ही काम कर सकता है। एंड फर्स्ट वाला जो था कि एग्रीगेट डेटा पे काम करता है, इंडिविजुअल डेटा पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया, स्टैटिस्टिक्स दोनों सेंस में पढ़ा, सिंगुलर प्लूरल,
उसके बाद ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स वर्ड का ओरिजिन क्या है, इसको लेके बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है। कोई कंट्री बोलता है उनका है, कोई कंट्री बोलता है उनका वर्ड है। पब्लिकेशंस हम लोगों ने देखा कि मतलब पुराने जमाने में कि कौन कौन से बुक्स थे जो स्टैटिस्टिक्स का प्रूफ देते हैं कि हाँ स्टैटिस्टिक्स का यूज तब भी था। फर्स्ट सेंसस कहाँ हुआ था ये पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो पढ़ा, एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं डेटा डेटा, ठीक है। तो ये डेटा का कलेक्शन जो है ये क्या होता है और डेटा क्या होता है, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा के बारे में। तो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, देखो बार बार हम बोल रहे हैं डेटा, हम लोग मेनली दो तरीके का डेटा देख रहे हैं। एक हो रहा है क्वांटिटेटिव, ठीक है, और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर, ठीक है, जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग जो है दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कलेक्शन। अच्छा यहाँ वेरिएबल्स पहले लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला हम पहले बता देते हैं। देखो हम लोग का जो डेटा है वो दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है क्वांटिटेटिव, एक हो सकता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जो नंबर रिलेटेड डेटा होता है, और क्वालिटेटिव मतलब जो हमारे डेटा का क्या बताता है, डेटा का वैल्यू नहीं बताता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर जो है इस नोट्स में, ये वाला भी लिखा हुआ है, हम दिखाते हैं। ये देखो इसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव जो डेटा होता है उसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट, ठीक है, इसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो देखो क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब क्वालिटेटिव डेटा का मतलब किसी बेबी का जेंडर, ठीक है, किसी पर्सन का नेशनलिटी, ठीक है, किसी फूल का कलर। अब कलर को तो क्वांटिटी में नहीं बोल सकते ना, हाँ, लेकिन मेरे पास मान लो 5 रेड रोज है, ठीक है, 7 जो है व्हाइट रोज है, तो फिर हम वैसे काउंट करके बोल सकते हैं। मतलब क्वालिटेटिव को मैंने क्वांटिटी में ट्रांसफर कर दिया कि इतने सारे रेड रोज है, इतने सारे व्हाइट रोज है, तो वो हो गया क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना। बाकी कलर जो है वो क्या होता है, वो एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो एक क्वालिटी है। जेंडर, ठीक है, मेल है फीमेल है, बेबी मेल है कि फीमेल है, वो क्या हो गया क्वालिटी यानी कि जेंडर। नेशनलिटी, कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, ठीक है, तो ये हो गया नेशनलिटी। नेशनलिटी ऑल्सो क्या हो गया हम लोग का क्वालिटेटिव डेटा हो गया, ठीक है। अच्छा, और क्वांटिटेटिव का मतलब, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब नंबर में जो इंफॉर्मेशन मिलता है, और ये दो तरीके से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, यही मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन क्या होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मतलब फर्स्ट टाइम कलेक्टेड बाय एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर, और सेकेंडरी का मतलब कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय डिफरेंट पर्संस और एजेंसी। समझाते हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मतलब होता है कि अगर पहली बार कोई डेटा को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, पहले बार किसी भी रीजन के लिए कोई अगर डेटा कलेक्ट कर रहा है, कोई एजेंसी भी कलेक्ट कर सकता है, कोई इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है वो कलेक्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कलेक्शन, ठीक है। अब जो डेटा कलेक्ट हो गया उसको अगर दोबारा कोई कलेक्ट कर रहा है, मतलब उससे लेके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय डिफरेंट पर्संस और एजेंसीज। जैसे देखो तुम लोग सोच रहे हो कि वेदर का रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में तुम लोग को गूगल करके दिखाया था ना कि इंडिया का अभी क्लाइमेट, कोलकाता का क्लाइमेट कैसे चल रहा है, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी किसी ने ये चीज पे डेटा बना रखा था ना, कोलकाता का वेदर के बारे में देखो डेटा बना रखा था। ये देखो 38 डिग्री दिख रहा है, ये देखो ये पूरा बना रखा है। अब तुम लोग अपने मान लो एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, मतलब ये जिसने कलेक्ट कर लिया, ये देखो कंक्लूजन क्या लाया है, एक्सेसिव हीट, ठीक है, ये पूरा रेड अलर्ट कर दिया है, एक्सेसिव हीट चल रहा है बाहर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये देखो 45 मिनट्स एगो ही ये अपडेट आया है, ठीक है। अभी देखो दोपहर 12 बजे बोल रहा है कि हेजी, 12 बजे का ये वेदर बता रहा है, ये सिचुएशन, ठीक है। अभी 12:45 बज चुका है, ये सब बता रहा है, तो ये ऑलरेडी डेटा कलेक्ट हो चुका है, ये है प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अब अगर तुम लोग इस डेटा को कलेक्ट करके कुछ अलग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो ये जो कलेक्टेड डेटा को तुम लोग कलेक्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कलेक्शन।
सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम लोग जो है तुम लोग को मान लो बोला कि कोई प्लेयर के ऊपर, कोई भी अपने पसंदीदा प्लेयर के ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट बनाओ। अब तुम लोग किसी भी प्लेयर के ऊपर अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तुम लोग क्या करोगे, उसका डेटा कलेक्ट करोगे, उसके बारे में सारा डेटा कलेक्ट करोगे, वो कब कब खेला है, कब कौन सी ईयर से स्टार्ट किया है, क्या क्या मैच खेला है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या अवार्ड मिला है, ये सारी चीजों को तुम लोग कलेक्ट करोगे। तो ऑलरेडी तुम लोग जाके अगर उस प्लेयर को डायरेक्टली पूछ के डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। लेकिन ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को देख के न्यूज़पेपर से, गूगल से, ये सब जगह से सर्च करके ढूंढ के अगर तुम लोग लिख रहे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। मतलब बेसिक सा बात ये हो गया, अगर तुम लोग खुद से जाके डायरेक्टली उस पर्सन से पूछ के पहली बार कलेक्ट कर रहे हो तो प्राइमरी, किसी का कलेक्टेड डेटा को यूज कर रहे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सिंपल सा बात इतना ही है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ था ये भी बताते हैं। यहाँ पर देखो डेटा जो है, डेटा के पहले यहाँ पर दिया हुआ है वेरिएबल। वेरिएबल एक पॉइंट दिया हुआ है, देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज वेरी करता है, ठीक है, चेंज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल जो है एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स, ये मैंने बी लिखा है, ठीक है, अभी तो एडिट नहीं कर सकते, ये बी लिखा है वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स का मतलब मेजरेबल क्वांटिटी, जो हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं। वेरिएबल दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। डेफिनेशन बाद में बोलेंगे, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का हम तुम लोग को पहले समझाते हैं। देखो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम तुम लोग को लिख के समझाते हैं। वो सारा चीजें ना इस नोट में लिखा हुआ है, जब तुम लोग लिखोगे ना, तुम लोग यहाँ से लिख लोगे तो हो जाएगा। अभी यहाँ से हम समझा देते हैं। देखो डिस्क्रीट और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सॉरी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया एज ऑफ ए पर्सन, ठीक है, या फिर बोल दिया मैंने वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसमें से ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये वेरिएबल डिस्क्रीट है या फिर ये हम लोगों का कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखो, वेरिएबल दो तरीके का होता है, वेरिएबल दो तरीके का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिया है, अब हम लोग खुद से चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा डिस्क्रीट है और कौन सा जो है कंटिन्यूअस है। देखो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ठीक है। अब देखो क्लास में मान लो कि इन ए क्लास, यहाँ पर एक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मान लो अगर क्लास में 10 स्टूडेंट है तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, उसके बाद 7 8 9 10। मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट है तो मैंने ऐसे को लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 के बाद ना हम क्या लिखेंगे, सीधा 2 ही लिखेंगे, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8 9 10। इसके बीच में मुझे पॉइंट लिखने का कोई भी चांसेस नहीं मिल रहा है। मतलब पॉइंट कहां से आ गया, रुको दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि वेट ऑफ ए पर्सन, ठीक है, एक पर्सन का वेट, ठीक है। अब पर्सन का वेट मान लो 50 से, मुझे लग रहा है कि इनका वेट 50 से 55 के बीच में है, ठीक है। तो 50 से 55 के बीच में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका वेट जो है 50.5 है, या फिर 51 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, 51.2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब 50 के बाद सीधा जो है हम लोग 51 ही लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। 50 के बाद हम लोग 50.5 51.2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेट बता रहा है, वेट। तो वेट हम लोगों का जो है पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 50 से 55 के बीच में 50 के बाद जो 51 ही लिखेंगे, फिर 52 ही लिखेंगे, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो अगर ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि क्लास में कितने सारे स्टूडेंट है, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते 1.1 स्टूडेंट है, 1.7 स्टूडेंट्स है, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। 1 के बाद सीधा 2 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर
1 से लेके 10 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ सकता है, ठीक है। अगर मुझे ये पता करना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट है, मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो 1 से लेके 10 के बीच में क्या क्या नंबर आ जाएगा। अगर मान लो हम बोल रहे हैं मिनिमम 1 जन है, मैक्सिमम 10 है, तो 1 के बाद 2 ही आएगा, 3, 4, 5 ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर हम वेट पूछते हैं कि किसी का वेट अगर 50 से 55 के बीच में है, तो मुझे ये बोलना जरूरी नहीं है कि 50 के बाद 51 ही होगा। 50 के बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 50 के बाद कुछ भी हो सकता है। ये जो कुछ भी हो सकता है, ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। लेकिन जब कुछ भी वैल्यूज नहीं आ सकता है, एकदम डायरेक्टली एक के बाद एक ही आएगा, तो वो हो जाता है हम लोगों का उसे बोलते हैं हम लोग, ये देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। चलो और भी एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन ए सिटी इन ए मंथ, ठीक है। एक महीने में एक शहर में कितने सारे रोड एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम बोल सकते हैं 30 एक्सीडेंट हुआ है, या 31 हुआ है, या 32 हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हम पॉइंट में नहीं बोल सकते कि 30.5 एक्सीडेंट हुआ है, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि हाइट ऑफ पर्सन्स इन ए लोकेलिटी, अगर मुझे बोले कि एक लोकेलिटी के अंदर लोगों का हाइट क्या है वो मेजर करो, ठीक है। हम बोल रहे हैं पहले का है 160 सेंटीमीटर, सभी का हाइट मान लो हम बोल रहे हैं 160 से लेके 175 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है। तो 160, जैसे मान लो रोड एक एक्सीडेंट जो है पूरे एक महीने में 30 से लेके 35 के बीच में हुआ है, तो या तो 30 नंबर ऑफ एक्सीडेंट हुआ है, या 31, या 32, या 33, या 34, या फिर 35, और इसके अलावा कोई भी वैल्यूज यहाँ नहीं आ सकता है। लेकिन हाइट ऑफ ए पर्सन अगर बोल रहे हैं कि 160 से लेके 175 के बीच में है, तो 160 के बाद 161 ही लिखना पड़ेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। मतलब देखो, वो तो मेजरमेंट करके पता चलेगा, लेकिन पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। जैसे 160 के बाद ये भी हो सकता है 160.5, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई पॉइंट का चांसेस नहीं है। इस तरीके के डेटा को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट, और जहां पॉइंट का चांसेस है उसको हम लोग बोलते हैं जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। और देखो जैसे एज ऑफ ए पर्सन, एज ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अगर बोले एज ऑफ ए पर्सन, हम लोग बोल रहे हैं किसी पर्सन का एज अभी 23 है, फिर उसके बाद 24 होगा, ठीक है। तो 23 से 24 के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू जो है हम लोग ले सकते हैं। जैसे पहले उसका जब बर्थडे गया तो 23 पूरा हुआ, फिर 23 इयर्स 1 डे, फिर 23 इयर्स 2 डेज, या फिर ऐसे करते करते 23 इयर्स 6 मंथ्स, ऐसे करके हो सकता है। तो एज ऑफ ए पर्सन ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाएगा। मतलब इतने सारे एग्जांपल से बेसिकली कंक्लूजन तो यही निकल के आया कि अगर हम लोगों का डेटा एक मतलब रेंज अगर दिया हुआ है, जैसे इससे इसके बीच में कोई भी वैल्यूज अगर पिक कर सकता है तो कंटिन्यूअस, लेकिन कोई भी नहीं वैल्यूज पिक कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यूज पिक कर ले, 30 के बाद 31 ही होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन 30 और 31 के बीच का भी अगर वैल्यू पिक कर पा रहा है तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल। और वो डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है, उस पे किस चीज का डेटा कलेक्ट करे उस पे। अब जैसे बोलेगा कि क्लास में 10 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, तो फिर हम ऐसे थोड़ी ना बोल सकते 1.5 स्टूडेंट पास हुआ है। मुझे काउंटिंग डायरेक्टली ही करना पड़ेगा कि 4 स्टूडेंट पास हुए, 1 2 3 4 ऐसे होगा। उसमें आधा अधूरा कुछ भी बात नहीं होता है। कितना सारा रोड एक्सीडेंट हुआ है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो काउंट जो होगा उसमें कुछ पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन अगर लोगों का हाइट है, मान लो मैंने बोल दिया हाइट 160 से 175 सेंटीमीटर के बीच में है, तो 160 से 175 के बीच में काफी सारे नंबर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 160 के बाद 161 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेन बात है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी ये बात लिखा हुआ है, ये देखो नंबर ऑफ
स्टूडेंट पास्ड आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 में से कितने लोग पास किए, मैंने ये एग्जांपल दे रखा था, तो मैंने बोला कि ये देखो 76 से 96 स्टूडेंट पास हुए, तो 76 के बाद मुझे 77 ही लिखना पड़ेगा, फिर 78, फिर 79, क्योंकि स्टूडेंट को तो हम डेसिमल में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इट कांट हैव एनी वैल्यूज बिटवीन 76 एंड 79 एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है, ये वैल्यूज के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे देखो वेट ऑफ ए पर्सन, हाइट ऑफ ए पर्सन, तो ये देखो यहाँ पर 54 से 55 के बीच में अगर वेट समझना है हमें, तो 54 के बाद 55 ही लिखना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं, इसके बीच में बाकी और भी वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी बेसिस पे हम लोगों ने डिस्क्रीट और ये जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल पूछा है, ठीक है, ये देखो, और यहाँ पर हम डेफिनेशन अब बताते हैं, क्या बोला है देखो, when a variable assumes any value from a given interval, ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि हाइट 160 से लेके 165 सेंटीमीटर के बीच का है, तो इसके बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करेगा कि कितने जो है हाइट है किसी का भी, ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकता है, 160 के बाद 161 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 161 भी हो सकता है, बट जरूरी तो नहीं है ना, 160 के बाद 160.5 भी हम लोग ले सकते हैं अगर ऐसा हाइट है तो वही बोल रहा है कि अगर कोई वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स अगर कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है गिवन रेंज के बीच में, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स ए फाइनाइट और कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, तो तुम लोग देख सकते हो आइसोलेटेड वैल्यूज है, जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, तो 1 के बाद 2 3 4 5, ठीक है, ये सब आइसोलेटेड वैल्यूज है, 1 और 2 के बीच में हम लोग कोई वैल्यूज को ले नहीं सकते। तो व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स फाइनाइट, देखो फाइनाइट और कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट, इसका अलग मतलब होता है, वो जब आएगा तो समझा देंगे। ये देखो ये फाइनाइट है, मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन 160 से 165 के बीच में काफी सारे वैल्यूज हो सकते हैं, 160, 160.01, 160.11, ऐसे करके काफी सारे वैल्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है फाइनाइट, मतलब ये कैलकुलेटेड जो है, कैलकुलेशन करना आसान है, क्योंकि एक के बाद दो ही आएगा, इसके बीच में और कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज को बोलते हैं आइसोलेटेड वैल्यूज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, एक फूल में जितने सारे पंखुड़ियां है, ठीक है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि मान लो एक ऐसा फूल है, ठीक है, ऐसे करके एक फूल है जिसमें ये 4 पत्ती है, ठीक है, ये 5 पत्ती है, ठीक है, ये 5 पत्ती दिया हुआ है इस फूल के बीच में, तो ये 5 पत्ती, क्या हम लोग ऐसा बोलेंगे कि 3.4 पेटल्स है, पेटल्स यानी पंखुड़ियां, 3.4 पेटल्स है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कितने पेटल्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टोटल 5 पेटल्स है, ये बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड आउट ऑफ 100, 100 में से कितने स्टूडेंट पास किए, तो हम लोग उसमें भी क्या बोलेंगे, फाइनाइट आइसोलेटेड नंबर ही बोलेंगे, अगर 5 पास किए तो 5, 10 किया है तो 10 बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन ए लोकेलिटी, जिसका मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया कि एक लोकेलिटी में कितने सारे रोड एक्सीडेंट हुए, तो वो भी कभी जो है पॉइंट में नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग अगर बोल रहे हैं कि एवरेज 10 से 15 एक्सीडेंट होता है, तो 10 के बाद 11 हो सकता है, या तो 12, 13, 14 या 15, 10.7 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल में हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, मनी इन केस ऑफ बिजनेस हो सकता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, वो भी हम लोग पॉइंट में बोल सकते हैं। पहले प्रॉफिट था मान लो 10.2 लाख, ठीक है, अब प्रॉफिट हो गया 10.21 लाख, ऐसे भी हो सकता है, तो ये सब पॉइंट आ सकता है, तो वही बोल रहा है प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट बताते हैं, देखो ये वाला तो मैंने बताया, अब देखो कुछ स्पेशल पॉइंट बताते हैं। ये जो मनी है इसका दो बाइफर्केशन करना पड़ता है। मनी अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल रहे हैं तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, लेकिन मनी को अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। देखो जैसे किसी पर्सन का सैलरी, मान लो किसी पर्सन को अभी सैलरी मिलता है कुछ ऐसा 30,000 पर मंथ, ठीक है, तो अगर हम लोग पैसे को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद ये देखो अगर मनी को हम लोग कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का टर्नओवर यानी सेल, तो पहले बार था मान लो 1.2 करोड़ का सेल था, ठीक है,
उसके बाद आ गया 1.23 करोड़ का सेल, 1.27 करोड़ का सेल, ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो ऐसा अगर कॉमर्शियल पर्पस पे हम लोग पैसे को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें पॉइंट आने का चांसेस होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल मनी। अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, लेकिन पैसे को अगर हम लोग पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे इसका एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर दे रखा है कि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा क्यों हम लोगों का कंटिन्यूअस होता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि हम लोग मान लो कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए 10,000 रुपीज का रॉ मेटेरियल लग रहा है, वेजेस लग रहा है 5,000 का, और अदर एक्सपेंसेस लग रहा है 3,500 का, तो टोटल 18,500 रुपीज का खर्चा हो रहा है। और इससे हम लोग 60 फर्नीचर्स बना रहे हैं, इतना खर्चा करके 60 फर्नीचर बना रहे हैं, यानी एक एक फर्नीचर का कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है 308.33। ये देखो मेरा कैलकुलेट किया हुआ है 308.33, तो पॉइंट में आया। मतलब ये हम लोग का क्या हो सकता है, पैसे को जब हम लोग कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि वहां पर पॉइंट आने का चांसेस होता है। लेकिन जब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पैसे को देखते हैं तो वो हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो एट्रीब्यूट मैंने बताया, डेटा भी मैंने बताया। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना कि दो तरीके का डेटा कलेक्शन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो उसका यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिखा है। तो देखो प्राइमरी डेटा जो है, पहले मेथड क्या है, इंटरव्यू मेथड। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का पहला मेथड है इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू कितने तरीके से लिया जा सकता है, 3 तरीके से, पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोन इंटरव्यू। अब देखो इंटरव्यू मेथड का मतलब क्या है, इंटरव्यू मेथड का मतलब है तुम लोग जिस भी पर्सन के बारे में इंटरव्यू चाहते हो उसके पास जाओ, इंटरव्यू ले लो और डेटा कलेक्ट कर लो। ठीक है, ये होता है इंटरव्यू मेथड। अब पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या है, जिससे तुम लोग इंटरव्यू लेना चाहते हो उसके पास खुद चले गए और जाके उससे इंटरव्यू कर लिया। ये देखो पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या, डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट मतलब जिसको रेस्पॉन्स देना है, जिसका इंटरव्यू जो तुम लोग को चाहिए, डायरेक्टली उसके पास से जाके तुम लोग इंटरव्यू ले रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। जैसे डोर टू डोर सर्वे, ठीक है, जैसे तुम लोग को ये पता करना है कि हर एक फैमिली में कितने बच्चे हैं जिनका एज 6 साल से नीचे है, ठीक है, और तुम लोग इसके लिए इंटरव्यू मेथड जो है ये फॉलो करना चाहते हो और उसमें पर्सनल इंटरव्यू मेथड फॉलो करना चाहते हो, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी ले लो, ठीक है, कॉपी में जो है एक नेम वाला कॉलम बना लो जहां पर बच्चों का नाम लिखना है, लोकेलिटी कहाँ से मिले, घर का नंबर, ठीक है, क्या है वो लिख लिया, और जाके घर पे जाके डोर टू डोर सर्वे किया, पूछा कि भाई 6 साल के नीचे बच्चे हैं कि नहीं है। जैसे देखोगे ना पोलियो के सर्वे के लिए आते हैं ना कि घर पे कितने छोटे बच्चे हैं, क्या उनको पोलियो डोज दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो ये डोर टू डोर जाके सर्वे करते हैं, डायरेक्टली जिनसे आंसर चाहिए उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं और जाके पूछ लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट मतलब जो रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और जैसे देखो अगर नेचुरल कैलामिटी होता है, नेचुरल कैलामिटी का मतलब जैसे आंधी तूफान आना, ठीक है, फ्लड होना, ड्रॉट होना, ये सब होने से, जैसे मान लो जहां पर बाढ़ आ गया, कुछ दिन पहले सिक्किम में आया था, ठीक है, काफी ज्यादा बाढ़ आ गया था, तो जो कि कुछ इंडियन जवान भी जो है वो भी मतलब शहीद हो गए, वहां पर ये प्रॉब्लम हुआ। तो नेचुरल कैलेमिटी होते ही जाता है। अभी देखो इतना टेम्परेचर चल रहा है तो हो सकता है ड्रॉट भी आए, ठीक है, बोला नहीं जा सकता है, बारिश हो ही नहीं रहा है तो ड्रॉट भी हो सकता है। तो जहां पर भी ये सिचुएशन होता है तो वहां पर जाके हम लोग वहां से लोगों से पूछ सकते हैं कि अभी आप लोगों का सिचुएशन क्या है, नहीं है। जैसे ये तुम लोग देख सकते हो, न्यूज रिपोर्टर्स जो होते हैं ना वो चले जाते हैं पर्टिकुलर उसी जगह पे जाके, वहां से लोगों से पूछताछ करते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कब से ये, जैसे मान लो तूफान आ गया, ठीक है, आंधी तूफान आ गया, मतलब जो जैसे कि आमफान आया था कोविड के टाइम पे, कोलकाता में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो नेचुरल कैलेमिटी, तो लोग आके पूछते हैं डायरेक्टली, जहां पर भी ज्यादा मतलब जो है डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पर आके लोगों को पूछते हैं कि आपका क्या क्या सिचुएशन हुआ। लोग बोलते हैं यहाँ अभी मेरा घर था उड़ गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो
वही नेचुरल कैलामिटी अगर होता है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है देखो इंटरव्यू मेथड में भी इंडिविजुअल इंटरव्यू, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया, व्हेन रीचिंग टू पर्सन इज डिफिकल्ट वी कैन कॉन्टेक्ट एसोसिएटेड पर्सन, इनडायरेक्ट इंटरव्यू लिखा हुआ है। हम लोग जिस पर्सन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड पर्सन को पूछ सकते हैं जो भी हमें डेटा कलेक्ट करना है उसके बारे में। जैसे मान लो रेल एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर एग्जांपल दिख रहा होगा तुम लोग को रेल एक्सीडेंट। अब रेल एक्सीडेंट होने से जो विक्टिम्स है, मतलब जिनको चोट वोट लगा है, अब वो सब कोई बोलने के हालत में तो होते नहीं है। तो जहां पर भी एक्सीडेंट हुआ है वहां के एरिया में, जहां भी हुआ है, स्टेशन में हुआ है, आउटस्कर्ट्स में हुआ है, जहां भी हुआ है, वहां के लोगों के आसपास के लोगों को हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये ट्रेन कौन सा था, ट्रेन कब आ रहा था। तो वो बोलते हैं देखिए ऐसे आ रहा था, अचानक से ऐसा हुआ और ऐसे एक्सीडेंट हो गया, इतने लोगों को चोट लगा, सारे लोगों को ये नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। तो जो भी देखते हैं अपने आंखों से उस तरीके का आंसर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। हम लोग जो चोटिल है उनसे पूछ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसपास के लोगों को जो कि वो एक्सीडेंट देखे थे उनसे पूछ के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और उसी के बेसिस पे नेक्स्ट दिन जो है न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आता है कि जब हम लोगों ने इनसे पूछा, इन्होंने बोला ऐसा हुआ, इतने बजे ये ट्रेन आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तो पर्सनल मतलब जिससे इंटरव्यू करना है डायरेक्टली उससे पूछ लो। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब जिससे पूछना है उसको पूछ नहीं पा रहे, उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो रिलेटेड कोई पर्सन, एसोसिएटेड कोई पर्सन को हम लोग पूछ सकते हैं। तीसरा है देखो टेलीफोन इंटरव्यू, ओवर फोन, क्विक एंड नॉन रेस्पॉन्सिव। बोल रहा है हम लोग चाहे तो इंटरव्यू टेलीफोन में भी कर सकते हैं, लेकिन टेलीफोन में प्रॉब्लम क्या है, जल्दी तो होता है। देखो अगर हम लोग किसी को पर्सनली जाके इंटरव्यू करेंगे तो पहले उसका अपॉइंटमेंट लो, उसके टाइम के हिसाब से उसके वहां पहुंचो, फिर क्वेश्चन पूछो, तो ये टाइम टेकिंग है। अगर हम लोग डायरेक्ट पर्सन को नहीं करके एसोसिएटेड पर्सन को कर रहे हैं तो भी टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर हम लोग ओवर द फोन कर रहे हैं, फोन उठा लिया, पूछ लिया, ठीक है, तो ये क्विक तो होता है लेकिन नॉन रेस्पॉन्सिव होता है। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड में जिसको फोन पिक करना है वो करेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। लेकिन अगर हम लोग किसी के पास तक पहुंच जाते हैं तो उसको थोड़ा सा मतलब फोर्सफुली पूछ ही सकते हैं कि ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। लेकिन ओवर द फोन हो सकता है वो फोन रख दिया, हो सकता है फोन पिक ही नहीं किया, फोन उठाया ही नहीं, ठीक है। तो टेलीफोन इंटरव्यू क्विकेस्ट मेथड तो है लेकिन नॉन रेस्पॉन्सिव है, ठीक है, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा अब देखो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बेसिस पे कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि कौन से इंटरव्यू कैसा है, पैरामीटर्स क्या क्या सेट किया गया है, एक्यूरेसी, कवरेज और नॉन रेस्पॉन्सिव, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और ओवर द टेलीफोन इंटरव्यू। तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किसमें होगा, बोलो, यहां नहीं देख के तुम लोग मुझे बता सकते हो कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट इंटरव्यू कौन से मेथड में होगा, पर्सनल में, इनडायरेक्ट में कि टेलीफोन में, तुम लोग को क्या लगता है? बोलो सबसे ज्यादा, हाँ बोलो। पर्सनल में। करेक्ट, क्योंकि अगर हम लोग किसी से जाके डायरेक्टली पूछते, जैसे मान लो कोई क्लास में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो हम मान लो पर्सनली उसको फोन करके पूछ ली कि भाई तुम क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, तो फिर उससे मुझे जो आंसर मिलेगा ना वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन मैंने उससे नहीं पूछा, उसके फ्रेंड से पूछ लिया, अरे तुम्हें पता है वो क्यों क्लास में नहीं आ रहा है। अब मान लो कि वो बता दिया कि उसको फीवर हुआ है। अब मान लो दोनों का मिली भगत है, हो सकता है कि वो ऐसे ही नहीं आ रहा है, झूठ मूठ बोल दिया कि अपने दोस्त को बोल दिया कि अगर मैम पूछे तो बोल देना फीवर हुआ है। तो ये एक्यूरेट नहीं भी तो हो सकता है, मतलब एसोसिएट पर्सन से पूछना, ठीक है। तो हम अगर डायरेक्टली उसके घर पहुंच के पूछ लिए तो पर्सनल इंटरव्यू, उसके दोस्त से पूछ लिए तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, और फोन उठा के पूछ लिए तो वो हो गया टेलीफोन इंटरव्यू। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उसके घर पहुंच के पूछते हैं तो वो मुझे ज्यादा सच बताएगा, ठीक है। बाकी दोनों केसेस में चांसेस है कि मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए पर्सनल इंटरव्यू जो है उसमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद जो है इनडायरेक्ट इंटरव्यू हो या टेलीफोन इंटरव्यू हो उसमें एक्यूरेसी कम होता है। जैसे मैंने अभी तुम लोग को एग्जांपल दिया,
कवरेज, हम मैक्सिमम कितने लोगों को कवर कर सकते हैं, वो कौन से इंटरव्यू में पॉसिबल है, सबसे ज्यादा लोगों को कवर कर पाना कौन से इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पॉसिबल है। अगर लोगों से जाके पर्सन टू पर्सन पूछे तो जल्दी होगा, अगर हम लोग इनडायरेक्ट पर्सन से पूछे तो जल्दी होगा, या थ्रू टेलीफोन पूछे तो जल्दी होगा। सबसे ज्यादा कवरेज मतलब मैक्सिमम कितने लोगों को कवर कर सकते हैं, सबसे ज्यादा कवरेज किसमें हो सकता है, पर्सनल, इनडायरेक्ट या टेलीफोन? बोलो। मैम टेलीफोन। टेलीफोन में ही सबसे ज्यादा कवरेज होगा, क्यों? क्योंकि टेलीफोन में जल्दी जल्दी होगा ना, ठीक है, टेलीफोन में क्या होगा, जल्दी होगा। लेकिन रेस्पॉन्सिव किसमें, आप देखो नॉन रेस्पॉन्सिव, लेकिन टेलीफोन का नेगेटिव पॉइंट क्या है, नॉन रेस्पॉन्सिव होने का चांसेस भी हाई है। ऑब्वियसली टेलीफोन में बैठे बैठे हम 10 लोगों का इंटरव्यू कर लेंगे, अगर हम डायरेक्टली उसके घर पे जाके पूछेंगे तो 10 में हो सकता है टेलीफोन में 10 लोगों से बात कर लिया, घर जाके पूछने से 2 ही लोग कवर हो पाए, तो ऑब्वियसली कवरेज इसमें हाई है। लेकिन टेलीफोन में नॉन रेस्पॉन्सिव होने का भी चांसेस है, हो सकता है कोई फोन उठाया ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब कवरेज देखो, पर्सनल इंटरव्यू में लो होता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू में भी लो होता है, क्योंकि वहां भी तो हम लोग जाके ही पूछ रहे हैं ना, हो सकता है जिससे पूछना है उससे नहीं पूछ के दूसरे से पूछ रहे हैं। जैसे मैंने तुम लोगों के फ्रेंड से पूछ लिया कि तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो, बात तो वही है, पूछ ही रहे हैं, ठीक है, टाइम तो लगेगा। और यहाँ पर देखो टेलीफोन में पूछते हैं तो हाई कवरेज देता है। नॉन रेस्पॉन्सिव, सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉन्सिव होने का चांसेस है टेलीफोन में, नंबर देख के उठाया ही नहीं कि मैम पूछ रही है क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर देखो यहाँ पर टेलीफोन में और भी हो सकता है कि लोग अननोन नंबर देख के भी नहीं उठाते। मान लो बहुत सारा सर्वे के लिए कभी कभी ना हमें फोन आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है ना, हम लोग ये भी डरते हैं कभी, मतलब बहुत फ्रॉड कॉल भी तो आज के डेट पे आता है ना, कि हम लोग ये बैंक से कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका इस बैंक में अकाउंट है, आपका ये नंबर दे दीजिए। वो आजकल तो इतना फ्रॉड हो रहा है, तो लोग फोन जो है अननोन नंबर देख के उठाते ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसीलिए नॉन रेस्पॉन्सिव होने का और एक कारण जो है ये फ्रॉड वाला केस भी है, इसीलिए टेलीफोन में रेस्पॉन्सिव होने का चांसेस जो है वो कम है, इसीलिए नॉन रेस्पॉन्सिव हाई है, ठीक है। लेकिन अगर पर्सनली जाके इंटरव्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस लो हो जाएगा, रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, ठीक है, और इनडायरेक्ट में भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो ये क्या हो गया, 3 पैरामीटर बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू का हम लोगों ने जो है फीचर्स देखा, ठीक है, कि पर्सनल इंटरव्यू का एक्यूरेसी कैसा है, कवरेज कैसा है, नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस क्या है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, और टेलीफोन वाले मेथड में क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ा, दैट इज इंटरव्यू मेथड, प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का मतलब क्या होता है, मेल का मतलब यहाँ पर तुम लोग जो ईमेल सोचते हो, बस ईमेल का बात नहीं है, मेल का मतलब यहाँ पर हो जाता है ईमेल एज वेल एज पोस्टल, मतलब पोस्ट ऑफिस में जाके जो मेल किया जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं, ठीक है, सॉरी मेल बोलते हैं, ठीक है। मेल्ड का मतलब यहाँ पर पोस्ट, बाई पोस्ट भी है और ईमेल करना भी है। अब देखो बोल रहा है कि क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है, क्वेश्चनियर मेथड का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनियर का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ऐसा एक मान लो कॉपी में हमें जो भी क्वेश्चन पूछना है हम लोग उसका क्वेश्चन यहाँ पर बना के आंसर लिखने का जगह रख लिए, ठीक है। क्वेश्चन 1 ऐसे मान लो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जैसे आजकल तुम लोग अगर कोई मॉल वगैरह में जाओगे, ठीक है, तो देखना जैसे ही खरीद के बाहर निकलोगे ना तो तुम लोगों को एक सर्वे फॉर्म दे देगा, ठीक है। अब वो फिजिकली तो देता नहीं है, सब जो है डिजिटली होता है, ठीक है। वहां पर लिखा हुआ रहता है कि आपको हमारा सर्विस कैसा लगा, जो है मार्केटिंग स्टाफ कैसे है, प्रोडक्ट कैसे लगा, प्राइस कैसे लगा, बिहेवियर कैसे लगा, बहुत सारी चीज दे देते हैं। और वहां पर क्या है ना, हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। आजकल क्या होता है, अलग अलग जो है इमोजीज दे देते हैं, गुड, वेरी गुड, पोर, बैड, ऐसे करके दे देते हैं, जो हमें लगा उस पर टिक कर दो। जैसे तुम लोग ओला उबेर करते हो, फिर उसके बाद उतरते हो, फिर ड्राइवर का रेटिंग देता है ना कि आप बता दो कि आपको ये ड्राइवर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चनियर है, एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चनियर है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें किसी बात का जो है डेटा कलेक्ट करना है तो हम लोग उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं और आंसर के लिए भी जगह रख सकते हैं, ठीक है, आंसर के लिए जगह रख सकते हैं और ये आंसर लिख के देना है, ठीक
ठीक है, जिनसे वो पूछेंगे वो आंसर लिख के हमें दे देंगे, फिर वो क्या करेंगे पोस्ट के थ्रू से या हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चनियर का मतलब क्या है, वेल ड्राफ्टेड प्लस प्रॉपरली सीक्वेंस्ड प्लस प्रॉपरली गाइडलाइन वाला एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम लोग अगर एक डॉक्यूमेंट बना रहे, हमें जो भी रिस्पॉन्स चाहिए उसके अगेंस्ट में, और हम लोग सारे क्वेश्चन को वेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस में लिख रहे हैं, एक गाइडलाइन के थ्रू से लिख रहे हैं और लोगों को भेज रहे हैं कि आप लोग हमारे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के दीजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है ताकि हम लोग अपना सर्विस को और भी इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो ऐसा हम लोग मेल कर सकते हैं उनको हमारा डॉक्यूमेंट, या फिर बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि रेस्पॉन्स कम आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि देखो हो सकता है किसी ने अपना मेल खोल के देखा ही नहीं, किसी ने देखा भी तो उसको ऐसा नहीं लगा कि जरूरी है। देखो जैसे मान लो तुम लोग किसी जगह से जो है कुछ सर्विस लेके निकले, उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिएगा ना, आपको हमारा सर्विस कैसा लगा। मान लो तुम लोग कहीं घूमने गए, ठीक है, घूमने गए और होटल में थे। अब जब होटल से चेकआउट कर रहे हो तो होटल वाला बोल रहा है कि आपको अगर हमारा सर्विस अच्छा लगा तो हमारे इस वेबसाइट में जाके प्लीज इसमें थोड़ा सा आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। अब उन्होंने बोल दिया, अब हम लोग थक हार के घर आए, आने के बाद क्या हुआ ना, आज देंगे कल देंगे करके भूल ही गए देना। तो ये भी क्या हो गया, मतलब मेल ही हो गया ना, मतलब उन्होंने बोल दिया आपको ना एक फॉर्म शेयर कर दिए हैं आपके मेल में, आप उसको थोड़ा लिख के दे दीजिएगा कि फीडबैक आपका क्या है। अब ऐसा ना वो डिपेंड करता है कि कौन लिखेगा कौन नहीं लिखेगा, यहाँ पर नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आप बाई पोस्ट भेजो या बाई ईमेल भेजो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग देखेगा नहीं देखेगा वो तो पता नहीं। लेकिन हाँ, ये भी एक मेथड है डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। तो पहला मेथड था इंटरव्यू, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड है डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि तुम लोग ना अपना अपना मुझे वेट बताओ तो कितना है, ठीक है। मैंने तुम लोग को बोला अपना अपना वेट बताओ, ठीक है। अब हो सकता है तुम लोग मुझे कम ज्यादा बता रहे हो, या तो पता नहीं है या ऐसे ही कम ज्यादा बता रहे हो सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं आज चेक करेंगे कि किसका वेट, मान लो एक मेडिकल कैंप लगा है, ठीक है, वहां पर चेक करेंगे कि किसका वेट कितना है। तो वेट मशीन पे चढ़ोगे तुम लोग और हम ऑब्जर्व करके देख पाएंगे कि एक्चुअली तुम लोग का वेट कितना है, तुम लोग कितना सही बोल रहे हो कितना गलत बोल रहे हो, ठीक है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि झूठ बोल रहे हो, ठीक है, हम जस्ट इतना बोलना चाह रहे हैं कि तुम लोग को शायद उतना भी नॉलेज नहीं है कि अभी तुम लोग का वेट कितना चल रहा है। अगर कोई डेली बेसिस में मेजर करते हो तो बात अलग है। तो ऑब्जर्वेशन हम क्या बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर हमें मिलता है, क्योंकि तुम लोग बोल दोगे कि मेरा वजन 50 किलो है, लेकिन जब हम वेट मशीन पे चढ़ाए तो दिख रहा है शायद 48 kg, मतलब तुम लोग को नॉलेज नहीं है इस बात का, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, ठीक है, या फिर हम बोल रहे हैं तुम लोग अपना हाइट बताओ, ठीक है। अब हाइट को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मान लो हम बोल रहे हैं कि हम लोग गेम खेलेंगे, हाइट के हिसाब से गेम का कैटेगरी डिवाइड होगा, ठीक है। जिनका हाइट मीडियम है उनके लिए ये गेम रहेगा, जिनका हाइट बहुत ज्यादा है उनके लिए कुछ अलग गेम रहेगा, जिनका हाइट थोड़ा कम है उनके लिए कुछ अलग गेम रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से हाइट का भी चेक कर सकते हैं, वेट का भी चेक कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। जब हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से चेकिंग करते हुए डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बात के लिए हो, यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे हाइट वेट ले रखा है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑल्दो मोर एक्यूरेट, ये बहुत एक्यूरेट होता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है एक्यूरेट होगा ही। एक वेट मशीन रखा है, तुम लोग चढ़ रहे हो, हम वहां से देख के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक्यूरेट तो जरूर होगा। लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लो कवरेज एंड लेबरियस, ये काफी मेहनत वाला काम है और इसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है, और एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को हम लोग कवर नहीं कर सकते। अब अगर हम फोन में पूछेंगे या फिर तुम लोग का ऐसे ओरली पूछ रहे हैं तो हम 100 लोगों का डेटा कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन 100 लोगों को वेट मशीन पे चढ़ाना, फिर वो चेक करना, फिर वो लिखना, वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन फिर भी हमें जो आंसर मिलेगा ना वो काफी ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा, इसमें गड़बड़ होने का कोई भी चांसेस नहीं है, एकदम एक्यूरेट आंसर हमें मिलेगा। तो हम लोगों ने थर्ड मेथड देख लिया ऑब्जर्वेशन मेथड। हम लोग कौन से मेथड के अंडर पढ़ रहे हैं,
प्राइमरी डेटा कलेक्शन का पहला मेथड पढ़ा इंटरव्यू। इंटरव्यू का 3 मेथड था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। ये और एक मेथड है। ठीक है, क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। अब ये कौन सा मेथड है? ये बेसिकली इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनियर मेथड का मिक्सड है। देखो, इंटरव्यू मेथड में क्या हो रहा था, हम लोग जाके डायरेक्टली जिससे पूछना है उससे पूछ रहे थे, या फिर उससे एसोसिएट पर्सन से पूछ रहे थे, या ओवर द फोन जिससे पूछना है उससे हम लोग जो भी पूछना है वो पूछ रहे थे। दैट इज इंटरव्यू मेथड। फिर हम लोगों ने सोचा कि इंटरव्यू करने के टाइम पे अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ रहता है तो हमारे लिए ना हेल्पफुल होता है। जैसे तुम लोग देखोगे कि काफी सारा प्रोग्राम वगैरह टीवी पे चलता है कि वहां पर एक पेज में बहुत सारे क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग गेस्ट को क्वेश्चन किया जाता है कि मेरा और एक ये वाला क्वेश्चन था एंड ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। और कुछ इंटरव्यूज ऐसा होता है जहां पर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं रहता है, हम लोग एक के बाद एक पूछे जाते हैं ये वो करके। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो मतलब पूछने का जो ट्रैक है वो कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग ट्रैक से हट जाते हैं, पूछने कुछ और जा रहे थे, पूछ कुछ और लेते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग एक वेल ड्राफ्ट प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड गाइडलाइंस वाला क्वेश्चनियर बना लेते हैं तो उससे हमें क्वेश्चन पूछने में आसानी होता है। लेकिन अगर हम लोग ये दोनों को मिक्सड अप कर देते हैं तो हमें मिल जाता है क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। ये क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चनियर बना सकते हैं। क्वेश्चनियर का मतलब तो मैंने तुम लोग को अभी बताया। ठीक है, एक वेल ड्राफ्ट सीक्वेंस में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जहां पर कुछ क्वेश्चंस रहेगा, उसका आंसर फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन ये नॉन रेस्पॉन्सिव हो रहा था क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन के जो मतलब ड्राफ्ट है उसको हम लोग बाई पोस्ट या बाई ईमेल भेज रहे थे। कुछ लोग आंसर दे रहे थे, कुछ लोग नहीं दे रहे थे, मैक्सिमम लोग नहीं दे रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा एक क्वेश्चन का ड्राफ्ट पूरा रेडी करके हम लोग एक पर्सन को हायर कर लिए और बोले जाओ आप घर घर जाके ये वाला पूछो, या फिर आप एसोसिएट पर्सन से ये वाला पूछो, या फिर ओवर द फोन आप ये वाला पूछो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को बोल रहे हैं आप जाके डेटा कलेक्ट करके लेके आइए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस जो कि हमारे क्वेश्चनियर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इन्यूमरेटर जाने से क्या हुआ, नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस कम हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग क्वेश्चनियर बना के लेके जा रहे हैं तो हम लोग इधर उधर का क्वेश्चन कम पूछेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली हमें जो पूछना है वही हम पूछ के आएंगे। तो इन्यूमरेटर कौन होता है, पर्सन्स हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद रेस्पोंडेंट एंड फिल द क्वेश्चनियर। लोगों से पूछेगा, पूछ के ये सब फिलअप करते जाएगा। ठीक है, लोगों से पूछेगा, फिलअप करते। जैसे तुम लोग कभी कभी देखोगे सेलिब्रिटीज वगैरह को पूछा जाता है ना, तो सेलिब्रिटीज मतलब हम ये नहीं बोल रहे सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटीज तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब राइटर, ऑथर, ठीक है, जो प्लेयर्स, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज होते हैं। तो उनसे देखो ना, क्वेश्चन लिख के आते हैं और देख देख के पूछते हैं कि और एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऐसे करके। ठीक है, तो पर्सन्स हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद रेस्पोंडेंट एंड फील विद द क्वेश्चनियर, तो एक पर्सन को भेज दिया और यहाँ जो भी क्वेश्चन लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग बात पूछ के फिलअप कर लिया। जनरली यूज्ड इन केस ऑफ सर्वे, नॉर्मली सर्वे वगैरह में हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे हम लोग सर्वे करने चल गए कि घर पे कितने लोग हैं, ठीक है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, क्या सबको पोलियो लगा है, क्या सबने कोविड लिया है। तो ये सब हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन कर लिया। पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो वही पूछेंगे जाके, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। फिर ये पूछेंगे कोविड का वैक्सीन लिया है नहीं लिया, फिर ये पूछेंगे 6 साल से नीचे के कितने बच्चे हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा ये पूछेंगे कि उनको पोलियो का जो है ड्रॉप दिया गया है कि नहीं दिया गया। बस ये 4 क्वेश्चन हमें पूछना है मान लो। तो हम लोग वही 4 क्वेश्चन का क्वेश्चनियर बनाएंगे, घर घर जाके ये बात पूछ लेंगे और डेटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो मेथड है ये हम लोगों का इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनियर मेथड का मिक्सड अप है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर प्राइमरी डेटा कलेक्शन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को अगर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, जैसे कि कहाँ से कलेक्ट कर सकते, जैसे अगर हमें हेल्थ के बारे में कोई ऑथेंटिक, देखो अब कहीं से भी तुम लोग डेटा कलेक्ट कर लोगे तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो आजकल होता है ना व्हाट्सएप वगैरह में ये वो डेटा आते रहता है, तो वो थोड़ी ना ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक डेटा का बात हो रहा है जो सही है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हेल्थ का
हेल्थ मतलब वर्ल्ड का हेल्थ के बारे में, जैसे अगर हमें कोई डेटा चाहिए, जैसे जब कोविड आया था, ठीक है, तो कोविड के बारे में जो भी अपडेट आ रहा था, तो क्या हम लोग कहीं का भी कोई भी यूट्यूब का बात या फिर कोई भी व्हाट्सएप का बात अगर हम लोग ट्रस्ट करते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि वो सब ऑथेंटिक नहीं होता है। इसमें ऑथेंटिक क्या होगा, हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु से अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो वो क्या होता है, ऑथेंटिक होता है। तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि हु ने पहले डेटा कलेक्ट करके सर्वे करके बताया, फिर उसके बाद हमें पता चल रहा है। तो इंटरनेशनल सोर्सेस में जैसे अगर हेल्थ के बारे में पता करना है तो हु से पता करना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर रिलेटेड मैटर हमें पता चलता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये सब क्या हो गया, इंटरनेशनल सोर्सेस हो गया। इंटरनेशनल सोर्सेस अलग अलग टाइप का डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि हेल्थ इश्यूज का WHO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ILO, ठीक है, मॉनिटरी फंड से रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक यानी बैंक रिलेटेड डेटा के लिए वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब देखो और भी होता है, जैसे गवर्नमेंट सोर्सेस, इंडिया में क्या क्या गवर्नमेंट सोर्सेस है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेस जहां से हमें डेटा मिल सकता है। जैसे अगर हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता करना है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में उसका डेटा मिलेगा, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO से हमें डेटा मिलता है। सैंपल सर्वे मतलब अलग अलग रीजन से सैंपल कलेक्ट करके सर्वे किया हुआ है, वहां से तुम्हें जो भी डेटा चाहिए, जिस रिगार्डिंग डेटा चाहिए वो कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। RBI बैंक के बारे में बताएगा, सेबी कंपनी के बारे में बताएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रेरा, इरडा जो है इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो इस तरीके का गवर्नमेंट सोर्सेस है इंडिया में जो हमें अलग अलग सेक्टर के बारे में डेटा बताता है। हर एक सेक्टर के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक के लिए RBI है, कंपनी के लिए सेबी है, ठीक है। ये हो गया गवर्नमेंट सोर्सेस डेटा कलेक्शन करने के लिए। ऑलरेडी इनके पास डेटा कलेक्टेड है, यहां से हम लोग डेटा लेके अपना यूज कर सकते हैं उस डेटे का। तो ये हो गया सेकेंडरी डेटा। अच्छा, अब देखो प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस। प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट मतलब थोड़ा प्राइवेट डेटा और थोड़ा गवर्नमेंट डेटा मिलके जो होता है उसे बोला जाता है प्राइवेट क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ISI मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल, NCERT, ये सब जो है ये क्वासी गवर्नमेंट है, मतलब आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट, ठीक है, क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस है। रिसर्च पेपर एंड अदर अनपब्लिश्ड सोर्सेस, ठीक है, रिसर्च पेपर एंड अदर अनपब्लिश्ड रिसोर्सेस का मतलब है कि किसी ने किसी बात पे मान लो रिसर्च कर लिया, ठीक है, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया, वो अनपब्लिश्ड ही है, तो वहां से भी हम लोग डेटा कलेक्ट करके जो है मतलब प्राइमरीली तो ये डेटा कलेक्टेड है, उससे भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो हम लोग देखो ऑथेंटिक के वे में इंटरनेशनल सोर्सेस का यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट सोर्सेस का यूज कर सकते हैं, क्वासी गवर्नमेंट का कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट थोड़ा और थोड़ा गवर्नमेंट जो है ऑथोरिटी के अंदर जो सोर्सेज आता है वो यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे रिसर्च पेपर का भी यूज कर सकते हैं जो पेपर्स अभी तक पब्लिश तो हुए नहीं है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उसके बेसिस पे भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ये हम लोग का हो गया 4 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब देखो बोल रहे हैं स्क्रूटिनी ऑफ डेटा, जो डेटा कलेक्ट हुआ उसका स्क्रूटिनी यानी उसको रीचेक भी तो होना चाहिए कि वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब एरर फ्री है कि नहीं और डेटा का कंसिस्टेंसी है कि नहीं। स्क्रूटिनी का मतलब ये सब आता है MCQ में। स्क्रूटिनी का मतलब होता है हमें मेनली 2 चीज का ध्यान से सोचना है। क्या 2 चीज है, एक है कि डेटा कितना एक्यूरेट है और दूसरा ये चीज है कि डेटा कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब एक्यूरेट का मतलब जैसे देखो हम लोग जा रहे हैं मान लो सेंसस के लिए डेटा कलेक्ट करने, ठीक है। अब मान लो ये एक पर्सन है, इनसे पूछ लिया आपका नाम क्या है, उन्होंने बोला मिस्टर ए, ठीक है। मैंने पूछा आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर मान लो बता दिया 909347 ऐसे बता दिया, बोला यही है मेरा मोबाइल नंबर। अब देखो कितना सारा है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, लेकिन तुम लोग को पता है मोबाइल नंबर तो 7 डिजिट का होता नहीं, मतलब ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, मतलब एरर बोल रहे हैं, यानी डेटा एक्यूरेट नहीं है। और उसके लिए जो सर्वे कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि मोबाइल नंबर ना 7 डिजिट का नहीं होता है।
मोबाइल नंबर जो है 7 डिजिट का नहीं होता है। मतलब हम लोग जब सर्वे करने जाएंगे कम से कम हमारा कॉमन सेंस भी काम करना चाहिए कि जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है कहीं वो इनएक्यूरेट डेटा तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो वही होता है एक्यूरेसी चेक, जो डेटा हमें दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी का मतलब जैसे मान लो कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ बता रहा है मान लो कुछ ऐसा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बता रहा है 9 अप्रैल 1996, ठीक है, और अपना एज बता रहा है मान लो 21 ईयर, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ज्यादा ही होगा इससे। अब अपना एज बता रहा है 21 ईयर, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसका कोई मैचअप ही नहीं है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है तो उसका एज आज के डेट पे, आज मतलब अभी 2024 का बात करें, वो 21 ईयर्स का नहीं हो सकता, इससे ज्यादा का होगा। तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है, दोनों बात आपस में मैच नहीं हो रहा है, रिलेटेड डेटा आपस में मैच नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीजों को भी चेक करना पड़ेगा। सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से तो नहीं होगा, प्राइमरी तरीके से करो या सेकेंडरी तरीके से करो, हमें डेटा एक्यूरेट मिलना चाहिए और डेटा में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो वो ये चीज हो गया। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंडिंग ऑफ एरर्स बाय इन्यूमरेटर व्हाइल फिलिंग और रिसीविंग क्वेश्चनियर। ठीक है, देखो जो इन्यूमरेटर है जिसको हम लोगों ने भेजा था क्वेश्चनियर लेके जाओ पूछ के आओ, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो हो सकता है कि उन्होंने क्या किया है, जब क्वेश्चन का आंसर फिलअप किया था तब हो सकता है उन्होंने गलत फिलअप किया है, कुछ गलत डेटा लिख लिया है, तो उसे भी हमें स्क्रूटिनी करना पड़ता है, यानी एरर डेटा को चेक करना पड़ता है, ये बात बोला है। दूसरा क्या बोला है, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक, जो मैंने अभी बताया कि जब दो या दो से ज्यादा सीरीज ऑफ डेटा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं तो वो भी हमें चेक करना चाहिए। जैसे डेट ऑफ बर्थ जो बता रहे हो उसके हिसाब से तो एज गलत बता रहे हो, ठीक है, तो इंटरनेशनल कंसिस्टेंसी चेक हो। जैसे मान लो कोई बोल दिया मैंने कॉलेज पढ़ा है, अब जब मैंने बोला कि कॉलेज का सर्टिफिकेट दीजिए मुझे चाहिए, उसका जेरोक्स दीजिए, अब बोल रहा है मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, या फिर मार्कशीट दीजिए, बोल रहा है मेरे पास नहीं है, मतलब वो झूठ बोल रहा है, उसने पढ़ाई किया ही नहीं होगा, वो झूठ बोल रहा है। तो वही है कि एरर फ्री डेटा कलेक्ट करो और कंसिस्टेंट डेटा कलेक्ट करो। फिर लास्ट में बोला है देखो, कंसीडर इन्यूमरेटर बायस व्हाइल यूजिंग डेटा, बोल रहा है ये भी देखना चाहिए कि जो इन्यूमरेटर को हम लोगों ने भेजा था डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कहीं वो रेस्पोंडेंट के ऊपर बायस तो नहीं है, मतलब जिससे डेटा कलेक्ट कर रहा था उसके साथ उसका कोई ऐसा रिलेशन तो नहीं है जिस वजह से वो उसका झूठ को भी सच बना के डेटा कलेक्ट कर ले रहा है, उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब मैनिपुलेट कर रहा है डेटा को, क्योंकि उस पर्सन को पर्सनली जानता है। मान लो कोई झूठ बोल रहा है, हाँ मैंने पढ़ाई किया है, कॉलेज तक किया है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं किया है, लेकिन जो डेटा कलेक्ट करने गया था उसका उसके साथ कोई बायसनेस है, तो वो उसको लिटरेसी रेट में डाल दिया, तो फिर इससे क्या होगा, हमारा कंक्लूजन गलत आएगा। अगर हम लोगों के पास इलिटरेट पर्सन भी लिटरेट बोलेंगे खुद को, या लिटरेट वाले इलिटरेट बोलेंगे, तो गलत डेटा रेडी होगा। तो वही बोल रहा है कि जो इन्यूमरेटर जा रहा है कलेक्ट करने के लिए डेटा, कहीं वो बायस तो नहीं है, जो जिससे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसके साथ, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारे बातों का क्या होना चाहिए, स्क्रूटिनी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो डेटा का प्रेजेंटेशन, डेटा को हम लोग किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, means process of arranging database on some logic. There are 4 types of classification of data. देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा किसी एक लॉजिक में। कैसे लॉजिक में, जैसे हम लोग डेटा को डेट वाइज अरेंज कर सकते हैं। जैसे तुम लोग कॉमर्स में क्या करते हो, जब जर्नल एंट्री पास करते हो तो डेट वाइज पास करते हो, ठीक है, कि आज का डेट है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो अगर डेट वाइज हम लोग डेटा को अरेंज कर रहे हैं, वो एक क्लासिफिकेशन हो सकता है। मेनली 4 तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहले मैंने क्या बोल दिया, डेट वाइज, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं टेम्पोरल, टाइम बेसिस पे होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पोरल, क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल या टाइम सीरीज बेसिस पे अगर हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया डेटा का। जैसे कि प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ऑफ ए कंपनी, अगर हम लोग किसी कंपनी का ईयर टू ईयर का प्रॉफिट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग टाइम बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल बेसिस पे, इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल सीरीज। ठीक है, जियोग्राफिकल सीरीज में हम लोग कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि राइस का प्रोडक्शन साउथ इंडिया में कितना होता है, ईस्ट इंडिया में कितना होता है, या फिर नॉर्थ में कितना होता है, या फिर व्हीट का प्रोडक्शन पंजाब में कितना होता है,
देखो व्हीट का प्रोडक्शन पंजाब में कितना होता है, वेस्ट बंगाल में कितना होता है, ठीक है। इस तरीके का जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जियोग्राफिकल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देखो वेदर इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, मैंने यहाँ पर वेदर का एग्जाम्पल दिया। प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, एक इंडिया में अलग अलग स्टेट में एक कंपनी का अलग अलग ब्रांच है, हर एक जगह पे कहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका पता करना, ठीक है, उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल तरीके से। तो हम लोग कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मेन 4 तरीके से, जहां पर मैंने अभी तुम लोग को 2 तरीका बताया। एक हो गया क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल या टाइम बेसिस पे, एक हो गया जियोग्राफिकल बेसिस पे, और बाकी 2 भी देखते हैं। बाकी 2 क्या बोला है, देखो ये देखो, क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा, ठीक है, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड। देखो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे बेसिस पे, क्वांटिटेटिव बेसिस पे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डेटा। जैसे कि नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड बैट्समैन इन क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम में कितने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ठीक है, तो वो अगर हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जो कि वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं, ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इन क्रिकेट टीम प्लेइंग इन कमिंग वर्ल्ड कप, तो ये हम लोग का क्या हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये देखो गाने का बताया था, रेटिंग टॉप 10 सॉन्ग्स बाय रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची ने टॉप 10 सॉन्ग का लिस्ट बनाया है, वो हो गया क्वालिटेटिव डेटा। सॉन्ग्स क्या हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है। अब उसको हम लोग सर्वे करके अगर हम लोग देखेंगे कौन सा ज्यादा पॉपुलर गाना है, उसके हिसाब से 1 2 3 4 करके रैंकिंग कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास 2 फीमेल है और 3 मेल है, 3 मेल है, ठीक है, 2 फीमेल स्टूडेंट है, 3 मेल स्टूडेंट है सपोज, ठीक है, तो फीमेल और मेल ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव हो गया। अगर इसको क्वांटिटेटिव में करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 फीमेल एंड 3 मेल, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का क्वालिटेटिव का क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर। और क्वांटिटेटिव को कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल डेटा बोलते हैं, और क्वालिटेटिव को ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं। ये भी याद रखना है, ये सब MCQ में आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये एग्जाम्पल भी बता देते। क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट है, उनको क्या क्या मार्क्स मिला है, 7 5 3 9 3 2 4 आउट ऑफ 10 मिला है, ठीक है। तो ये देखो 7 5 3 9 2 4 ये सब क्या हो गया, वेरिएबल। 7 कितने स्टूडेंट को मिला है, एक स्टूडेंट को। 5 कितने स्टूडेंट को मिला है, एक स्टूडेंट को। 2 कितने स्टूडेंट को मिला है, ये देखो ये भी एक स्टूडेंट को। 4 कितने स्टूडेंट को मिला है, एक स्टूडेंट को मिला है। 3 2 स्टूडेंट को मिला है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब टोटल करो, टोटल 7 स्टूडेंट निकल के आ गया, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, कार्डिनल डेटा। तो हम लोगों का टोटल 7 स्टूडेंट का मार्क्स हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब ये देखो यहाँ पर मैंने मार्क्स का डेटा लिखा था, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा लिख दिया, तो इससे ये पता चला कि 7 स्टूडेंट को ये मार्क्स मिला है। तो जो भी हो, तो हम लोग का ये हो गया कार्डिनल डेटा या फिर क्वांटिटेटिव डेटा, और ये हो गया क्वालिटेटिव डेटा या ऑर्डिनल डेटा। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितने तरीके का डेटा होता है, ये देखो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल या टाइम सीरीज डेटा, जियोग्राफिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। और इसको और बोल के जो लिखा है वो भी तुम लोग को याद रखना है, कार्डिनल ऑर्डिनल, क्योंकि कौन सा लैंग्वेज देगा वो तो मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक पढ़ लिया। देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक पढ़ा है। नेक्स्ट दिन हम लोग जो है दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं और कैसे डेटा प्रेजेंट करते हैं, वहां तक पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस। इसके बाद ऑब्वियसली हम लोग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ही एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन से हमें बाद में बाकी पढ़ना है। और तुम लोग को करना क्या है, हम ये हैंड रिटन नोट तुम लोग को दे देंगे। तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो पूरा तुम लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ये वाला ट्यूसडे को ही होगा। तो तुम लोग को अप टू यहाँ तक पूरा लिख लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। यहाँ तक पूरा लिख लेना है अपने कॉपी में, यहाँ तक, ठीक है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन के पहले तक। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो मैथ का क्लास होगा ऑफलाइन में, वहां हम चेक करेंगे कि तुम लोगों ने लिखा है कि नहीं। और नेक्स्ट क्लास हम लोग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे, ये हम तुम लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है, सभी के साथ शेयर कर देंगे, डोंट वरी, ओके ठीक है। मैम, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। एग्जाम में आएगा MCQ इसी नोट्स में से ही आएगा। হ্যাঁ এটা থেকে করলে